अपने घर की जो भाई बेटी है, बहू है, वो तो घूंघट में रहेगी, बुरके में रहेगी, हिजाब में रहेगी, और वो फिर अपने फोन पे क्या देख रहे हैं, सनी लियोनी, पूनम पांडे। अब मीडिया स्टेटमेंट में न्यूज चैनल्स क्या कहते हैं, हम सच के लिए खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं। और भाई फिर तुम स्टूडियो में क्या करते हो कि विमेन्स इश्यूज मेंस इश्यूज अलग अलग नहीं है। पेट्रियार्की क्या कहती है, औरत कमजोर है। अब औरत को अगर तुम कमजोर कहोगे तो फिर कोर्ट यही कहेगा ना कि यार एलिमनी दो। जिस दिन तुमने ये कह दिया कि भाई औरत कंट्रोल में नहीं है, कमजोर नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, क्यों आदमी को एलिमनी देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। किसी औरत के साथ कुछ होते उस टाइम पे आप आदमी की कुछ बात नहीं कह सकते, फिर किसी आदमी के साथ हो गया फिर आप आउटरीच दूसरी तरफ करोगे, एंड नथिंग इज चेंजिंग। दुनिया में बदलाव कब आएगा, आपको इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है खुद की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। आप अपनी तो जिंदगी ठीक करो ना। तो आप जो सही लोग हैं उनके विचारों को पढ़ते हो, आप सोचते हो, उसको अपनाते हो, अपनी लाइफ में चेंज करते हो, तभी कुछ रिलीजन है, अदरवाइज इट्स ऑल नॉनसेंस। पूकी बाबा है, उसके अलावा तो फिर रिलीजन लोग उसको भी देख रहे हैं। आपने देखा है कि नहीं पूकी बाबा? नहीं। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, आ जोड़ दो 70 में। बाबा जी मैं क्या करूं? अरे मानसिक गुलामों, निकल जाओ उस बाबा जी के उससे, तुम खुद से कुछ कर सकते हो। पेरेंट्स की आप रेस्पेक्ट कर लो, 4 धाम की यात्रा करा लो, उनका आप ख्याल रखो, उनके खाने का, सेहत का। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई खुद का तुम सोचो। बच्चा अपनी नौकरी का डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा, ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ क्या है, शादी, वो भी डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा। तो इस लाइफ में तुम्हारा क्या है? घर वाले मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें लड़का ठीक नहीं लग रहा, ये सही नहीं रहेगा। तुम क्या गारंटी दे सकते हो कि तुम जो लड़का ढूंढोगे वो उसको खुश ही रखेगा? क्या अरेंज्ड मैरिजेस में तलाक नहीं हो रहे? लेकिन बस आपकी जिद है, आपको लगता है मैं तो बाप हूँ, मैं तो कुछ भी डिसीजन ले सकता हूँ। दादी कह रही है कि बेटा मरने से पहले मैं पड़पोते का मुंह देख लूं, क्या हो जाएगा उससे? एक तुमने मुंह देख लिया, अरे पालना तो उनको है। कोई डायलॉग आएगा कि पापा आपने मुझे पैदा करके कोई ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं कहा था कि मैं पैदा हूं। बात तो सही है, लेकिन क्या होगा फिल्मों में? पूरा इतना इमोशनल म्यूजिक चलेगा कि भाई इसने तो इसे क्या ही गलत कह दिया, क्या नहीं कह दिया। जबकि क्या ये बात सही नहीं है कि भाई उसने तो नहीं कहा ना मुझे पैदा करो, तो अब आप क्यों उसका इस तरीके से गला घोट रहे हो? आप उनसे पूछो पापा मैं कंटेंट राइटर बन जाऊं, अरे वो तो मना ही करेंगे भाई, उनको नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तेरे अंदर तू लेके आना कॉन्फिडेंस, हर एक चीज क्या मतलब मम्मी पापा कर रखे। अब पापा मैं जॉब छोड़ दूं, पापा क्यों कहेंगे कि जॉब छोड़ दे? ठीक है, जितने भी अंकल आंटी देख रहे हो मैं उनको ये कहूं, यार आपका टाइम चला गया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। तो पूरी तरीके से आजाद भी आप हो सकते हो, पूरे तरीके से गुलाम भी हो सकते हो। एक फ्री इंसान सभी की फ्रीडम चाहते हैं, तो मैं कहता हूं अपनी फ्रीडम ले आओ। जब सारे लोग फ्री हो जाएंगे, मतलब नेता भी बदलेंगे, पॉलिटिक्स भी बदलेंगे। विजेता, हमारे समाज में इस समय मोटिवेशनल गुरुज की भरमार है। बहुत सारे लोग हमारे युवाओं को बता रहे हैं कि क्या ना करो और क्या करो, और वो उनको ये बता रहे हैं कि जो अब तक आपका सोचने का तरीका था वो गलत था। आप एक ख़ास तरह के प्रोफेशन के पीछे भाग रहे हैं, आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। तो क्या हमारा यूथ इतना गया बीता था? कैसी हुई उसकी परवरिश कि वो अपने लिए कुछ तय नहीं कर पा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा मदद की बाहर से ज़रूरत पड़ रही है, और वो एक नाकामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ यूथ है? क्या हुआ है? देखिए, जो मोटिवेशनल गुरु हैं वो बात नहीं कहते जो यूथ के लिए सबसे अच्छी है, वो बात कहते हैं जो उनके चैनल के लिए सबसे अच्छी है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आज हम एक कैपिटलिज्म के युग में जी रहे हैं, जहाँ पे कंज्यूमरिज्म है, जहाँ पे पैसे को पूजा जाते हैं। पुरानी फिल्में जो थी उसमें देखना आप, एक कैरेक्टर होता था ईमानदार मास्टर जी का, जिसको हम हीरो की तरह देखते थे। आज की आप सारी फिल्में देखिए, अमीर, सारी कुछ भी आप पॉडकास्ट देखिए, वो क्या है, स्टीव जॉब्स की तरह बन सकते हो, मार्क जुकरबर्ग की तरह बन सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो, पैसिव इनकम तुम्हारी ऐसे स्टार्ट हो सकती है। तो मोटिवेशनल गुरुज को पता है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए उनका सारा का सारा मोटिवेशन इसी बारे में है कि 24 घंटे में 48 घंटे का काम कैसे कर लोगे, 1 करोड़ कैसे कमाने लग जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको ओपन अप होने में मदद कर रहे हैं यूथ को। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर यूथ किसी गुरु को, किसी भी मोटिवेशनल गुरु हो, कोई भी हो, उसको देख रहे हैं तो अच्छी ही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भी कोई सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं। जो ऑलरेडी एक समाज का ढर्रा बना हुआ है, ये उसी में ही उनको और ज्यादा धक्का देते जा रहे हैं। जी,
अक्सर मैं देखती हूँ और एज अ कंज्यूमर ऑल्सो मैं बार बार ऐसे ही कंटेंट से टकरा रही होती हूँ। जी। तो बहुत सारे लोग ये समझा रहे हैं कि पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, पेरेंटिंग में क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। उसके अंदर जब आप जाइए तो पता ये चलता है कि अब एकदम से इस पर बात हो रही है कि अपने बच्चे को ओपन अप होने दो। जी। जो 9, 10, 11, 12 साल का जो साल है वो साल होता है जब सबसे ज़्यादा इंसान एक्सप्लोर करता है दुनिया बिल्कुल। को। क्या हुआ है, हमारी पेरेंटिंग कितनी अथॉरिटेटिव रही है, जो उसने जो क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हैं इंसान के अंदर, क्या उसको दबाया? देखिए, मैं ये क्लियर करूं कि किसी भी ज़माने में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक कि जो चीज़ चल रही है, जो बिकेगी, मैं वही बात बोलूं और वो बंदे सक्सेसफुल होते हैं, हिट होते हैं, पॉपुलर होते हैं। दूसरे लोग जो हैं उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, तो मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा, मुझे अपने व्यूज़ देने पड़ेंगे, तो उनके कॉन्ट्रेरियन व्यूज़ होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके के भी लोग हैं, वैसे भी लोग हैं। तो बहुत बेकार भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो बिल्कुल ही लोगों को और ज़्यादा धक्का दे जा रहे हैं कि भाई पैसा कमाओ, इतना नहीं कमाया, युवा और ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग वगैरह पे काफ़ी अच्छे वीडियोज़ भी आ रहे हैं। इवन मोटिवेशन वगैरह पे भी कुछ-कुछ 1-2 लोग हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं। तो पेरेंटिंग पे अभी आ रहे हैं अगर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप लोगों को बोलो कि भाई पेरेंटिंग की कोई बुक बुक पढ़ो, तो कहेंगे पागल है क्या? हमें क्या बच्चे पालने नहीं आते? हाँ, हमारे बच्चे तो जो है इतने बड़े हो गए। तो वो लोग ये समझ ही नहीं रहे कि यार साइकोलॉजी एक चीज होती है, पेरेंटिंग एक चीज होती है, भाई आपको नहीं आते। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं। कैसे भी आप उनको पालो, ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि भाई आप बड़े हो ही जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई बच्चे बड़े कर दिए, बस उनको आपने 3 टाइम का खाना दे दिया, स्कूल भेज दिया, तो आपने बहुत कमाल की पेरेंटिंग कर दी। तो कई मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे भी कि वो कह रहे हैं कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग को कम करो। और क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली 4 स्टाइल्स बताते हैं। ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, वर्ड सिमिलर हैं लेकिन ये अलग है। एक ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और नेग्लेक्टफुल। तो ऑथोरिटेरियन पेरेंट क्या करता है, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडिया में रहा है कि अरे बच्चे को डंडा मारो, और ये भी दरअसल इंग्लैंड से आए हैं, जहाँ पे एक कहावत होती थी कि स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अंग्रेज यहाँ पे आए, उनकी बहुत सारी चीजें हमें अपना ली, और अब हमें लग रहा है ये तो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, हाँ भाई इनको टाइट रखना चाहिए। तो वो पेरेंटिंग क्या है, तू बोल कैसे गया, मैंने कहा ना ना, ये कर वो कर। तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। नंबर क्यों नहीं अच्छे आए, ये क्यों नहीं अच्छे आए, बच्चे की क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं। और ये बच्चा इतना ज्यादा, उसकी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। इसीलिए कोई हैरत की बात नहीं है कि बार बार सर्वेज कह रहे हैं 85% लोगों में सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं। ठीक है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग क्या है कि पेरेंट्स को मतलब ही नहीं, ना वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो सपोर्ट दे रहे हैं। तीसरा है परमिसिव पेरेंटिंग। उसमें क्या है, वो कहे जा रहा है हाँ हाँ बेटा ये करना है, अरे कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। वो डिमांड कुछ नहीं कर रहा, सिखा कुछ नहीं रहा, बस उसको ये है कि यार मैं तो फ्रीडम दे रहा हूं, तो बेटा तो सब कुछ कर ले। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो लाइफ में बहुत एंटाइटल्ड फील करने लग जाते हैं। वो उनको कहीं पे भी ना सुनने को अगर मिले, जो कि आप समाज में जाओगे तो ना सुनने को मिलेगा ना, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो फोर्थ स्टाइल है उसको बेस्ट बताया जाते हैं कि आप बच्चे को एक डायरेक्शन दो, गाइडेंस दो, लेकिन उसकी अपनी भी आइडेंटिटी है, आप उसको समझो, आप उसको सपोर्ट करो, एक कनेक्शन बनाओ। तो अच्छी बात है कि अगर इस तरीके की वीडियोस आए, इस तरीके का डिस्कोर्स हो, तो बहुत अच्छा है, और तभी जो है एक समाज रैशनली सोचना सीख सकेगा। विजेता, एक बड़ा कंट्रडिक्शन हमारे समाज का ये है कि हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं, समाज के आइडियल्स हमने कुछ और बनाए हैं। मिसाल देती हूँ, 2 मिसालें देती हूँ आपको। हम ये तो चाहते हैं कि पर्यावरण शुद्ध हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करने लगें, कारें कम हो जाएँ। लेकिन अपने बच्चे से हम ये चाहते हैं कि वो कम से कम ऐसा करके कुछ दिखाए, इतना सफल रहे कि एक लग्ज़री कार और एक मिड लेवल कार घर में आ जाए। उसी तरह से हम ये तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, लेकिन वो बहुत ट्रांजैक्शनल है, बदले में दहेज अच्छा मिले, अच्छी जगह शादी हो या किसी बड़े शहर में रहें। जब पब्लिक डिस्कोर्स में हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सादे जीवन की, कंज्यूमरिज्म को कम करने की, कम खर्च करने की और सादगीपूर्ण जीवन जीने की।
गांव की लाइफस्टाइल की। तो ये जो हमारा कंट्रडिक्शन है, और ये सारा कंट्रडिक्शन ज़्यादातर बड़ों में मिलता है। जो 50 प्लस वाला एज ग्रुप है वो ये तय नहीं कर पा रहा है उसको अपने युवा से क्या चाहिए। तो युवा भी उसी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसको शहर तो आना पड़ रहा है अपने माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, फिर माँ बाप पीछे रो रहे हैं कि हमने पढ़ा लिखा के ये बनाया और आज देखो हम ही निग्लेक्टेड हैं। क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में? विदेशों में तो पता है ना, 18 साल के बाद बच्चा बाहर जाएगा, अपनी जिंदगी बनाएगा, जा करके सपोर्ट तो कुछ किया जाएगा लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। यहाँ शादी भी मैं हमारी मर्जी से कर, रिश्ते भी हमारी मर्जी से बना, शादी से पहले रिश्ते मत बना, ये सब कुछ चल रहा है एक साथ। तो क्या कंफ्यूजन है। एक्चुअली हमारा जो समाज है, आई थिंक वर्ल्ड ओवर ऐसा है कि हम एक कॉग्निटिव डिसोनेंस के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ पे एक बहुत कमाल का अंतर्द्वंद है। आप अभी भी जैसे इंस्टाग्राम खोलिए, एक रील आपको मिलेगी, ये देखिए ये हमारे फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो है, और इनके पास तो 2 कुर्ते थे, 2 धोती थी, और इनके वाइफ ने अपने ही रेज़िडेंस में फ़सल उगा रखी थी, जिसे वो खुद काट रही हैं। लोग कहते हैं, "वाह, वाह, वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। सादा जीवन, उच्च विचार", जो कि तारीफ़ होनी भी चाहिए। अगली ही रील क्या आ रही है, ये देखो मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी, और इसकी पता नहीं कितने करोड़ की वो घड़ी थी कि ये जुकरबर्ग को अपनी घड़ी दिखा रहा है, और वो कह रहा है, वाह 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 वाह, इतना पैसा है हमारे सेठ जी के पास, रेहाना को नचा दिया। तो वो ये नहीं समझ रहे कि भाई रेहाना एक परफॉर्मर ही है, उसका काम है डांस करना, गाना। वो आई 72 करोड़ रुपए कुछ कितना था उतना वो लेके चली गई, तुझे क्या मिला? तुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो एक तरफ वो पैसे पे इतरा रहे हैं, पैसा जो कि खुद का भी नहीं है, वो बस एक सेठ जी का पैसा उस पे कि वाह 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 इतनी महंगी घड़ी। दूसरी तरफ वो देख रहे हैं सादा जीवन उच्च विचार, वाह वाह वाह। एक तरफ वो भगत सिंह को देख रहे हैं अपने फीड में, कहते हैं वाह देश के लिए जान दे दी, आई सैल्यूट भगत सिंह। फिर अगली रील आ रही है हनी सिंह की, आई एम आ मिलेनियर, वो उस पे वो कर रहे हैं। तो बेसिकली लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या है क्या नहीं है। एक गिल्ट भी इस वजह से ना उनके अंदर बन गया है। फिर वो जस्टिफाई इस तरीके से कर लेते हैं कि यार मैं तो असल में अच्छा हूँ, पर यार अब ना दुनिया ऐसी है, तो इसलिए ना ऐसा ही करना ठीक है, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो जो पेरेंट्स थे उनके, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। वो बच्चों को क्या है, वो बच्चों को भी ऐसे ही सिखाएंगे। आप यही देखिए, अपने घर की जो भाई बेटी है, बहू है, वो तो घूंघट में रहेगी, बुर्के में रहेगी, हिजाब में रहेगी, और वो फिर अपने फ़ोन पे क्या देख रहे हैं, सनी लियोनी, पूनम पांडे। अब ये पूनम पांडे और ये जो लोग हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब करोड़ों फॉलोअर्स हैं, कोई ना कोई तो देख रहा होगा ना। तो घर में कुछ और है, बाहर कुछ है, दोस्तों के साथ कुछ और है। मीडिया स्टेटमेंट में न्यूज़ चैनल्स क्या कहते हैं, हम सच के लिए खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं। और भाई फिर तुम स्टूडियो में क्या करते हो, अरे अरे बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर क्या है, आज की बड़ी खबर चलाओ। एक जो चीज चल गई उसको इतना मिल्क कर देंगे, एक दिन में उसके ऊपर 20 कहानी आ रही हैं, और जो कि कुछ भी बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल हो सकते हैं। तो सभी का ही ये चीजें हैं ही कि ये भी खुद की कोई सोच है नहीं। भारत एक बहुत बड़ा समाज है जी। और इसमें कूड़ा बेचने के लिए भी उतनी ही संभावना है, कुंदन बेचने की भी उतनी ही संभावना है। तो ये जो एक हमारा जो साइज है जो इतना बड़ा है, उसकी वजह से वो चीज़ें जिनको समाज को तिरस्कृत कर देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, वो भी चल रही हैं। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो कंटेंट आ रहा है वो तो है ही घटिया, स्तरहीन और समाज को दिशा ना दे करके बिगाड़ने वाला। वो छलक के वायरल वीडियोस के नाम पे मेन स्ट्रीम में भी चला जा रहा है। और वहाँ पर भी मैंने ये देखा, बहुत से लोग जो निजी जीवन में हिंसा पसंद भी नहीं करते, वो भी उन चैनल्स के आदी हो चुके हैं जहाँ पर तू मैं चलती है, जहाँ पर एक दूसरे को गाली गलौज, फिर एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के कल्चर को, और हाथापाई तक पहुँच जा रहे हैं। तो ये घर में बैठे हुए लगभग रिटायरमेंट की एज या रिटायरमेंट की एज के भी पार वाले लोग, जो जीवन में खुद किसी को एक थप्पड़ नहीं मारेंगे, उसके आदी हो गए। ये एक चॉइस ये एक मिजाज बनाया गया हमारे दर्शकों का, दर्शक के तौर पे। मुझे ये लगता है कि इसके लिए कहीं से भी कोई ऐसा दिशा निर्देश क्यों नहीं आ रहा है। या तो हमारी राजनीति ये तय करती, हालांकि उसको तो इससे फायदा है, वो नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति अगर तय नहीं करेगी, कानून नहीं बनेगा, तो सुधार आएगा कहाँ से? क्या लगता है? हम देखिए, एक आइडियली अगर देखा जाए तो सेंसरशिप हम कहेंगे कि अच्छी बात है कि कूड़ा कुछ भी ना है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लीडर्स भी तो आइडियल नहीं है ना। तो अक्सर होता क्या है, जैसे आप CBFC का भी देखिए, जब सेंसरशिप लगा है तो कैसे फिल्मों पर लगा है, उड़ता पंजाब,
जो कि बहुत अच्छी सेंसिटिव फिल्म थी। उसका अच्छा मैसेज था कि यस। यार ड्रग्स में जा रहे हो, ऐसे जो सिंगर्स हैं इनके पीछे तुम भाग रहे हो, ठीक है। उसके ऊपर लेकिन कहा कि 90 कट लगाएंगे, और जबकि जो बहुत ही थर्ड क्लास टाइप की, बहुत ही वल्गर छिछोरी फिल्में हैं, एकता कपूर की कोई आई थी प्रोड्यूस की हुई, ग्रैंड मस्ती और क्या कूल हैं हम, जो बहुत ही बेकार फिल्में हैं, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती सीबीएफसी से। सीबीएफसी थोड़ा बहुत कहता है कि भाई ये काट दो, काट देते हैं, फिर भी उसमें इतनी वल्गैरिटी है। तो इसलिए सेंसरशिप हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है कि उसको हमेशा मिसयूज़ ही किया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर लोगों को ब्रेन वॉश किया जाना है, वो तो टीवी से भी किए जाएंगे। टीवी हमेशा से इतना बड़ा टूल रहा है। अखबार से भी किए जाएंगे, अखबार बहुत सारी खबरों को ही छोड़ देते हैं। तो अब सोशल मीडिया पे खराब चीज़ें तो आ रही हैं, लेकिन आप ये सोचो कि कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज हैं, तो आई थिंक अच्छी बात है। जो गंद फैल रहे हैं, वो तो देखिए पहले भी समाज में था, वो पहले किसी और फॉर्म में था। अब ये है कि वो सब जगह ब्रॉडकास्ट होने लगे। तो सेंसरशिप अगर हम कहेंगे ना, तो अभी तक भी हम रिकॉर्ड यही देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कि जो सही चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा रोक लगाई जा रही हैं। तो सेंसरशिप जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। तो जो हमें फाइट करना है उस कंटेंट से हम फाइट करेंगे, किसी ना किसी तरीके से उसको कॉल आउट करेंगे, बताएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। ध्रुव के साथ भी मैंने कई बार, मतलब हमने ऐसा किया है कि कंटेंट, को एनिमल फिल्म आई थी उस पे हमने वीडियो बनाया। केरला स्टोरी में इतना ज़्यादा प्रोपागेंडा था, उसको हमने कॉल आउट किया। एक दो और इन्फ्लुएंसर हैं, वो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनको हमने कॉल आउट किया। और थोड़ा बहुत हमने असर भी देखा कि यार उसके बाद उस इन्फ्लुएंसर ने थोड़ा सा कम कर दिया। तो आई थिंक जो लिबरल लोग हैं उनको अपने और आवाज़ मजबूत करनी होगी। सरकार से हम कोई उम्मीद ना करें, वही बेहतर है कि सरकार रोक लगाए, अदरवाइज आपको ही रोक दिया जाएगा। नहीं, सरकार से तो नहीं, लेकिन जो नेशन स्टेट के गोल पोस्ट होते हैं कि हमें किधर जाना है, जैसे मान लीजिए कि एक एजुकेशन में हम लोग साइंस को लेकर के, क्योंकि वो एक कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन नेचुरल फिनोमेना, है ना। जो कुछ हो रहा है नेचर में वो कैसे हो रहा है उसका उसको समझ पैदा करता है। दूसरी तरफ क्रिएशनिस्ट हैं और फेटल जो फेट फेटलिज्म में हाँ, फेटलिज्म में यकीन रखने वाले होते हैं कि एवरीथिंग इज गिवन, आप सिर्फ उसको रिसीव कर रहे हैं और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो एजुकेशन के ज़रिए भी नेशन स्टेट एक गोल पोस्ट तय करता है कि हम अपनी जनता का टेम्परामेंट कैसा बनाएंगे। अभी आप देखिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ व्यवस्था पूरी बुरी तरह से फेल हुई है। हमने ये देखा कि धार्मिक जो बाबा लोग हैं, पीर हैं, दरगाहें हैं, इन सब जगहों पर लोग जाने लगे और ज़्यादा जाने लगे। उनकी क्लाइंटेल बढ़ गई और अपनी समस्याओं का निदान लोग सरकार से ना मांग करके कृपा के रास्ते से मांग रहे हैं कि तबीयत ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने रोजगार के लिए, धन वैभव के लिए, हर चीज के लिए वो कृपा की तरफ जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो एक सरकार से ये कहते कि हमें सेहत दीजिए, आप अच्छी सेहत दीजिए। हम देखिए, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही कि भाई हमने अपनी तरफ से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, अब लेकिन बहुत बांध तो नहीं सकते पॉलिटिशियंस को। एक आपको कॉन्स्टिट्यूशन में रखना पड़ेगा ना थोड़ा सा, कि भाई टाइम के साथ जैसे बदलाव आएगा तो किसी को नए कानून बनाने हैं तो बना सके। तो उन्होंने यही कहा कि यार हमने अच्छा बना दिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर अच्छे लोग हैं तो बेकार कॉन्स्टिट्यूशन भी चल जाएगा। और हम अच्छा कितना भी बना ले, बेकार लोगों के हाथ में आ गया तो अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी चलेगा नहीं, है ना। या इवन जो इसका बेसिस है, जॉन जेक रूजो ने बेसिक जो आइडिया दिया वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का दिया, कि हर किसी का अपने आप में वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। और ऐसे ही जो स्टेट और सिटीजन का जो रोल है कि भाई मैं अपनी कुछ फ्रीडम्स आप पे छोड़ रहा हूँ, उसको छोड़ रहा हूँ, तो आप मेरा ख्याल रखोगे। दिस इज द बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो उन्होंने कहा कि फ्रीडम मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, सभी के लिए होगी। और फ्रीडम विदाउट इक्वलिटी इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। फ्रीडम ये नहीं है कि यार मैं किसी को कार से उड़ा दूं, किसी को टक्कर मार दूं, नहीं। वो फ्रीडम जो किसी और को इन्फ्रिंज ना करे। तो इस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब बातें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं,
फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि साइंटिफिक टेम्पर होगा, ये होगा, वो होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब है। लेकिन अब पॉलिटिशियंस कैसे होंगे? किसी भी टाइप के पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, वो तो एक आइडियल रूट से नहीं आते। वो तो ये है कि जनता जैसी है वैसे पॉलिटिशियन आएंगे, पॉलिटिशियन जैसे आएंगे जनता वैसे होगी, तो एक विशियस साइकिल की तरह चलता ही रहता है। और एक ऐसा समाज जहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो बाबाओं के पास जाएंगे लोग, ज्यादा जाएंगे। तो ये तो है ही ना कि अब सरकार रोके उस सुपरस्टिशन को। लेकिन अभी तो जैसे ये एक है बागेश्वर बाबा, वो गए महाराष्ट्र में, तो एक श्याम मानव जी हैं रेशनलिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये साफ साफ सुपरस्टिशन फैला रहा है, मैं 1 मिनट में इसको जो है पूरा का पूरा एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो खुद ही जब बाबा के चरणों में बैठा है, तो सरकार, हम कहते हैं कि सरकार, लेकिन सरकार तो बस एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर कौन होगा, तो चलेगा तो उस चीज से ना। आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ज़िक्र किया, मैं बार-बार इस विषय पर सोचती हूँ और बोलती भी हूँ कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था अपने नेशन स्टेट के साथ इंडिविजुअल का, जी हमारी तरफ से जो कुछ था वो हमने दिया। कहने के लिए हम टैक्सेस दे रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्रताएँ भी उनको दे चुके हैं। बिल्कुल। जब चाहें वो जैसा चाहें कानून बना के हमारे ऊपर लागू कर दें। वो ये कह दें कि 3 लोग से ज़्यादा खड़े नहीं होंगे तो हमें मानना पड़ेगा। वो जिस तरह का भी टैक्स चाहते हैं वो लगाते हैं और हमें देना पड़ता है। तो नागरिक समाज तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो पलट के उसको जो वादा था नेशन स्टेट का, वो पलट के उसको नहीं मिल रहा है। लाइक रोटी कपड़ा और मकान जो बेसिक चीज़ें हैं, फिर उसकी डिग्निटी की इज्जत और जान माल की हिफाजत, ये सिक्योरिटी भी नहीं है, उसकी अपनी डिग्निटी भी नहीं है। आप देख रहे हैं कास्ट के आधार पे या बहुत सारा हेट क्राइम हो रहा है। मेरा यही सवाल है कि जब हम लोगों ने गोल पोस्ट अपना ये रखा था, ये और ये बदल गया है, तो इसके लिए आपको कोई संभावना लगती है? इतनी बड़ी यूथ है हमारी, जिसको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आपको कोई संभावना लगती है यूथ के बीच में से? देखिए, पहली जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है। जो इंडियंस हैं, जैसे अमेरिका में जब कोविड हुआ, तो बहुत सारे अमेरिकन क्या करने लगे थे, हम क्यों मास्क लगाएं, ये तो हमारी जो है बॉडी ऑटोनॉमी का वो है, हम क्यों घर में रहें। जबकि इंडियन सोसाइटी नॉर्मली ऐसी है कि नोटबंदी की लाइन में लगा दिया, बेचारे उस पे लग गए। कहा कि भाई लॉकडाउन कर रहे हैं, घर में बैठ गए, मास्क लगाना है मास्क लगा लिया। तो एक डिस्कोर्स ऐसा फैलाया जाता है कि इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, मानेंगे नहीं। लेकिन अगर दुनिया से कंपेयर करें तो इंडियंस मानते हैं और वो टैक्स भी देते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही, अब ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब अक्सर जैसे मैंने जिस विशियस साइकिल की बात कही कि नेता गड़बड़ हैं तो पब्लिक गड़बड़ होती है, पब्लिक गड़बड़ है तो नेता गलत चुने जाते हैं। तो हम हमेशा काटने की सोचते हैं ऊपर की साइड कि नेता कुछ करे, नेता कुछ कानून लाए। भाई कितने कानून लाए, ऑलरेडी इतने कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा, तो इसलिए हमेशा हम पॉलिटिक्स को चेंज करने की सोचते हैं। वो भी चीज ठीक है कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आए, सही लोग आए, लेकिन कई बार हमें सोसाइटी को भी आई थिंक क्लीन अप करने की कोशिश करनी चाहिए। और उस सोसाइटी का जो यूनिट है सबसे पहले वो कौन है? इंडिविजुअल। तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में बदलाव कब आएगा, आपको इसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है खुद की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए। आप अपनी तो जिंदगी ठीक करो ना। आर यू टेकिंग इनफ प्रोटीन? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, आजकल काफी बात हो रही है प्रोटीन की। अब पूरे के पूरे देश में ये चीज कब फैलेगी कि यार प्रोटीन जरूरी है, कैसे जरूरी है? बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मैं अपने फादर को नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तीनों टाइम रोटी मत खाओ, प्रोटीन लिया करो, ये जरूरी है मसल्स के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए, 10 बॉडी फंक्शंस के लिए। नहीं मान रहे। अब लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है, कम से कम मेरी वाइफ ने स्टार्ट कर दिया, और जो कुछ दोस्त हैं मैं बता देता हूँ उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो आप अपनी लाइफ तो ठीक करो। और ये प्रोटीन का तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल हैं कि बेकार कंटेंट आ रहे। अब पूरा का पूरा देश कब छोड़ेगा ऑब्जेक्टिफाइंग जो है माइसोजेनिस्ट कंटेंट देखना, पता नहीं कब होगा। भाई आप तो छोड़ दो, आप तो कुछ अच्छा देखना स्टार्ट करो, नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये फिल्म आई ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन किया, लेकिन कितने लोगों ने वो देखी? है ना, लोग देख नहीं रहे। और देख क्या रहे? इंडियाज गॉट लेटेंट, उस पे 3 करोड़ 3.5 करोड़ कितने व्यूज हैं। और आप कहते हैं अरे यार कुछ नहीं, ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया। अरे एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी भी तो चीजें हैं। आप अपने करियर का तो सोचो कि आपके पेरेंट्स ने किस तरीके से आपको हमेशा अपने अथॉरिटी में रखा।
अभी हम ये तो बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में, देश में फैसिज्म आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, बात करनी चाहिए। लेकिन आप अपना तो सोचो कि क्या आप, जो आपका पोटेंशियल है, आपकी संभावना है, आपके जो बचपन के सपने थे, क्या आप उनको जी पाए? क्या आप खुश महसूस कर रहे हो? एक बेसिक में बिल्कुल नॉन फिलोसॉफिकल तरीके से कहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं आर यू हैप्पी, तो क्या आप कह सकते हो कि अरे यार विजेता बस मजा आ रहा है, जीवन में आनंद है? वो भी तो चीज नहीं है ना। हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सभी तो परेशान है। किसी की अपने स्पाउस से नहीं बन रही, कोई अपनी जॉब में खुश नहीं है। 90 आर पर वीक का अब ये जो चल रहा है, पहले 70 था, अब 90 था। पीपल आर स्टक इन टॉक्सिक जॉब्स। उस टॉक्सिक जॉब्स के साथ फिर ये और इतनी सारी प्रॉब्लम्स घुस जाती है। आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इधर जाम लगा हुआ है, इधर उसे लग रहा है पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं हो रहा, जो कि अगेन लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों को ही लग रहा है। उसे लग रहा है कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है अरे यार ये बीजेपी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो आप वो देखो कि आदमी का फ्रस्ट्रेशन कितना है, और इसी उसमें कि कब पॉलिटिक्स चेंज होगी, वो खुद की लाइफ में इज नॉट एबल टू टेक एक्शन। तो जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, हम चाहे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आते हों, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं वो तो सब बराबर हैं, लेकिन उनका कारण और निदान हम अलग अलग तरह से देखते हैं। सही बात। मैं पेरेंटिंग का सवाल आपने किया, मैं पेरेंटिंग के ऊपर और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के ऊपर, मैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पढ़ाना चाहती हूँ। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग एट होम एंड देन इट गोज अप टू द अथॉरिटेरियन स्टेट। ये दोनों, एक इंडिविजुअल अपने परिवार में भी उतना ही ज़्यादा दबा हुआ है, ऑप्रेस्ड है, आकांक्षाओं के बोझ से भी, और जो उसको दे दिया गया है कि ये तुम्हें करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है। पेरेंटिंग का सवाल भारत के अंदर परंपराओं से जुड़ा हुआ, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ और पितृसत्ता से जुड़ा हुआ सवाल है। आपको हर हाल में पेरेंट्स की इज्जत करो, उनकी बात सुनो और उनको चार धाम की यात्रा कराओ, और उन्होंने जो कह दिया वो करो। ये वाला जो डिस्कोर्स है, इसमें आपको लगता है कि इसने हमें एक खास तरह की मानसिकता से जकड़ दिया? देखिए, पेरेंट्स की आप रेस्पेक्ट कर लो, चार धाम की यात्रा करा लो, उनका आप ख्याल रखो, उनके खाने का, सेहत का। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई खुद का तुम सोचो कि यार खुद का भी तुम्हारा कोई दिमाग हो सकता, होना चाहिए। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं जलियांवाला बाग गया, वहीं पे गोल्डन टेम्पल में गए, फिर जलियांवाला बाग गए। तो मैंने देखा उस जगह पे आके ना, मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि गोलियां इंडियन सोल्जर्स ने चलाई। जो था माइकल और ड्वायर, जिसने ऑर्डर दिया है, जनरल डायर जो वहीं पे ही था, वे तो चलो हम कह सकते हैं कि शैतान लोग थे, ठीक है, लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाई वो तो आम लोग थे। उनके अंदर कैसे इतनी ज्यादा एक मानसिक गुलामी। तो मानसिक गुलामी तो है। अदरवाइज हो सकता है कि वो अपने घर में अपने लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ठीक रहते हो, लेकिन उनको कहा गया शूट, उन्होंने गोली चला दी। लोग बच के भाग रहे थे तो उन्होंने वहां पे, दीवारों पे भी निशान है गोलियों के, जी। लोग एक वो दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गोलियां चलाई। और ये आम लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई। ऐसा नहीं है कि ये सारे वो थे। अब आज के टाइम में भी यही हो रहा है। बिहार में देखिए, रोजगार के लिए अब बेरोजगार है युवा, पेपर वगैरह में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए वो कर रहे हैं, मार रहे हैं डंडे। आप कई फोटोज आते हैं, आप उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखिए कि वो इतने गुस्से में उसको मार रहे हैं। क्यों? मानसिक गुलामी है। उनके बच्चे भी होंगे ऐसे ही बेरोजगार, लेकिन वो ये चीज कर रहे हैं। तो ये जो मानसिक गुलामी है ना, ये घर से ही स्टार्ट हो जाती है। जब आपको बचपन में ही ये कह दिया गया, अभी आप ये बात छोड़ ही दीजिए कि रिलीजियस होना ठीक है या नॉन रिलीजियस होना ठीक है, या आर्टिस्ट, या ये कुछ भी आपको दिया आपके पेरेंट्स ने, आपने तो उसको सोचा नहीं, आपको सोचने ही नहीं दिया गया। और एक रेस्पाइट मिल सकता था स्कूल से, लेकिन स्कूल से भी क्या वो रेस्पाइट मिला? नहीं मिला। टीचर ने सिंपली, टीचर क्या कहती है, काव्य सौंदर्य पढ़ाए जाते हैं। उसका मतलब क्या है कविता पढ़ाने का? कि बंदा सोचे कि यार सोचो ये कवि क्या कहना चाह रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो केवल ह्यूमंस के पास है, उस चीज को बढ़ाया जाए। टीचर क्या कह रही है? अपनी कॉपी खोलो, लिखो कवि का कहना है, और इस काव्य की जो है भाषा बहुत प्रतिभापूर्ण है। सब कुछ आप रट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लोग रट रहे हैं। अरे भाई तूने बनाया ना अभी 75 डिग्री का एंगल, उसमें भी क्या रट रहे हो? वो भी रट रहे हैं। रट्टा रट्टा रट्टा। और पेरेंट्स, ये करना है तुझे, ये करना है बेटा, बचपन से ऐसे बोल वैसे बोल। बच्चा अपनी नौकरी का डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा। ये तो हुई प्रोफेशनल लाइफ।
पर्सनल लाइफ क्या है, शादी, वो भी डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहा। तो इस लाइफ में तुम्हारा क्या है, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। बच्चा कब पैदा करना है ये भी माँ बाप बताने लगे। हाँ, एक्चुअली दादी कह रही है कि बेटा मरने से पहले मैं पड़पोते का मुंह देख लूं। क्या हो जाएगा उससे? एक तुमने मुंह देख लिया, अरे पालना तो उनको है, उन्हें तो आप सोचने दो कि क्या करना है नहीं करना है। माँ बाप भी बता रहे हैं कि भाई चलो अब बच्चा पैदा कर लो, अब हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो व्यवस्था हमारे युवाओं को 2 वक़्त के इज़्ज़त से जीने के लिए 2 वक़्त का खाना खाने के लिए कोई किसी भी तरह का स्किल और रोज़गार नहीं दे पा रही है, वो व्यवस्था हमारे युवाओं से कह रही है कि धर्म बचाने के लिए कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। जी। और वही है कि धर्म का भी उन्होंने खुद से कुछ पढ़ा नहीं। अब पेरेंट्स जैसा सोचते हैं धर्म के बारे में। अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा रिलीजन वायलेंस सिखाता है, जो कि हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, दोनों में ही ऐसा है कि कुछ लोग लिटरली मानते हैं कि हमारा धर्म तो हाँ वायलेंस के लिए कहता है कि अगर वो जस्टिफाइड हो वायलेंस तो हमें करनी चाहिए, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही सोच रहे हैं। जिन लोगों के लिए रिलीजन एक बेनेवोलेंस की चीज है, उनके बच्चे वो सीख रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स से तो उन्होंने सीख लिया कि पेरेंट्स ने वो सिखाई, लेकिन उन्होंने खुद नहीं सोचा तो क्या होता है कि वो इतने वल्नरेबल रहते हैं कि कभी भी उनको कहा जा सकता है अरे तुमसे छुपाया गया सच, सच तो देखो ये है। अभी भी वो एक है ना कि गांधी जी ने झूठ बोल दिया, अहिंसा परमो धर्म, असली है धर्म हिंसा तथैव च। जबकि किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं है, महाभारत में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। लेकिन उन्होंने तो खुद पढ़ा नहीं था, उनको कह दिया गया अच्छा हमसे छुपाया गया, ओह ऐसा है, और वो पागलों की तरह फिर उधर जा रहे हैं। अब आप देखिए, क्या कभी पहले ऐसे था कि भाई हिंदू मस्जिद में जा रहे हैं, मस्जिद में चलो पूजा करने जाए इट्स फाइन, मस्जिद के आगे नाचने जा रहे हैं, गालियाँ खराब देते। वो लेकर और इस टाइप का, तो ये क्या कभी हुआ है? नहीं। मुस्लिमों का आप देखिए, जो इंडिया में मुस्लिम है उसको ये पता नहीं होगा कि ईरान एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप में कहाँ है। अभी क्या वो कह रहा है कि नहीं हम तो जो है ईरानियन रजीम है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। एक वीडियो में हमने कह दिया था सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो ईरान में था 79 में, क्योंकि ईरान एक फास्ट इकोनॉमी था, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमीज। जो वहां का शाह था वो काफी सेकुलर इंसान था, और काफी मतलब सेकुलर टाइप का माहौल था, मॉडर्निज्म था, प्रोग्रेसिव था। जैसे ही ये आया सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन, ईरान नरक बनने की तरफ जाता गया। अब सिचुएशन ऐसी है कि 21 साल की वो लड़की महसा अमीनी, उसको इसलिए मार दिया गया कि हिजाब सही से नहीं है। और तुम इंडिया में बैठकर और तुम्हें वो अच्छा लग रहा है, तुम्हें मतलब अपनी फ्रीडम भी रास नहीं आ रही। तो वही है कि खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है। सभी को बहकाने वाले, हिंदुओं को बहकाने वाले एक हैं, मुस्लिमों को भी बहकाने वाले हैं। खुद से आपने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ समझा नहीं। आपके पेरेंट्स कंजर्वेटिव तो आप कंजर्वेटिव, पेरेंट्स लिबरल तो आप लिबरल, लेकिन ऐसे लिबरल जो इतना वल्नरेबल है कि उसे ऐसे बेवकूफ बनाया जा सकता। हम लगातार अपने धर्म और जाति के ठगों को वोट देते रहे हैं। जी। हमें ये नहीं दिखता है कि इसके ऊपर कितने आपराधिक मामले हैं, और ये खुद अपनी गली में किस तरह से दबंगई करता है, हम अपने ही पड़ोसी के अधिकारों को का हनन करता है और रौब गांठता फिरता है। उसको तो अच्छा मानते हैं ना। हाँ, उसको तो अभी ये कह रहे हैं अरे यार ये आदमी जो ना, ये नेता है तो अच्छा, पर ये ना पॉलिटिक्स में चलने के लायक नहीं है। भाई पॉलिटिक्स में अच्छा ही तो इंसान होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि बंदा तो अच्छा है पर पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा? क्योंकि आपने मान लिया है जो एक फ्यूडल माइंडसेट था ना, कि जमींदार है नीचे वो है। तो पहले तो फ्यूडलिज्म चला, फिर जो है ये अंग्रेज आ गए, तो वो गुलामी के आपके जो ऊपर है वो आपका माई बाप नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी कहने को आ गई है देश में, लेकिन वो लोगों के दिमाग तक अभी तक आ नहीं पाई है। तो उसे तो सही लगता है कि हाँ हाँ यार ये तो अपना बाहुबली है, ये तो अपना दबंग है, यही तो होना चाहिए नेता। वो तो ये चीज मान रहे हैं। इसीलिए ऐसा है कि इतने परसेंट जो हैं आज नेता वो क्रिमिनल्स हैं। पीपल डू नॉट माइंड उनको, क्योंकि बचपन से अथॉरिटी में रहे हैं ना, तो उनको अभी भी अथॉरिटी अच्छी लग रही है। उनको तो लग रहा है दबंग आदमी ही नेता होना चाहिए। हम लोग बहुत ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अथॉरिटी। व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ अथॉरिटी, एंड व्हाट इज़ गुड अथॉरिटी, एंड व्हाट इज़ ऑप्रेसिव अथॉरिटी? मैम देखिए, अथॉरिटी का आइडियली कोई सेंस नहीं रह जाता एक ऐसी दुनिया में जो एक फ्री दुनिया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि फ्रीडम विदाउट इक्वलिटी इज नॉट फ्रीडम एट ऑल, राइट? तो इसी तरीके से इसी बेसिस पे कानून बनते हैं कि यार
इस चीज से सभी को फ्रीडम मिलेगी, किसी और की फ्रीडम इन्फ्रिंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि यार रात के 12 बजे हैं, क्या मुझे फ्रीडम नहीं है कि मैं पूरी आवाज में, फुल आवाज में जो है म्यूजिक बजाऊं? नहीं, क्योंकि उससे किसी और की फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रही है जो शांति से सोना चाहते हैं। सोचने की आजादी। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जो आज़ादी जो है, मेन ये है कि भाई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए समाज में। इसी हिसाब से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, इसी हिसाब से पूरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, सिस्टम है, ऐसे फंक्शन करना चाहिए। वी कैन लिव फ्रीली। लेकिन चूंकि हमारा दिमाग जो है उसमें इतनी ज़्यादा मानसिक गुलामी है, हम आज़ादी को ही नहीं ले पाते। आज के टाइम में भी देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बस उसी ढर्रे पे ही चलते जा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि सोचने की आज़ादी, आज़ादी तो आपके पास है, ठीक है। सरकार अभी जो सेंसरशिप लगा रही है वो एक चीज़ है कि चलो कुछ चीज़ें सेंसर कर दी जाती हैं। अभी जैसे सतीश जी हैं जो हैं, सतीश कश्यप, उनके कार्टून्स पे भी कुछ कहा गया। लेकिन यार वो तो एक बहुत आगे की बात है कि आप कुछ पब्लिश करो, पहले आज़ादी से सोच तो लो कि क्या है नहीं है। अभी तो जो भी आपके पास आया मैसेज रट लिया आपने, रट लिया। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाई देश क्या है, लोगों से ही तो बनता होगा ना। किसान दुखी हैं, युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करना ही तो देश का आगे बढ़ना हुआ। लेकिन आप सोच ही नहीं रहे, आप बस रट रट के अरे अरे हाँ, और तो अब तो मुझे बहुत अच्छा पता चल गया। पहले तो बूढ़े लोग फिर भी ये कह देते थे कि यार ये लड़का ना पढ़ा लिखा है, बेटा तू आगे बता। अब तो हर कोई ऐसा हो गया, अरे छोड़ो तुम्हें क्या पता, हमें पता है। तो अब तो पूरा का पूरा जो है एक माइंड कंट्रोल हो चुका है। वो रहा है हमेशा से, अब और भी ज्यादा हो गया। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी जो होते हैं, जहाँ से ये इस तरह का ऑपरेशन आता है, उसमें हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो सबसे बुनियादी रोल अदा करती हैं। हर धर्म ने न सिर्फ ये कि स्टेट के साथ खड़े होने के लिए कहा है, पितृसत्ता को भी पोषित किया है। परिवार के अंदर, परिवार के बाहर स्टेट पितृसत्ता का ही एक फॉर्म है, ठीक है। आपको ये लगता है कि कोई नई बात हमारे समाज में, नई सोच, चाहे वो गवर्नेंस के हिसाब से हो और चाहे वो इंडिविजुअल फ्रीडम के लिहाज से हो, उसकी कोई गुंजाइश है? मैंने बहुत युवा बच्चों को, नौजवानों को इन देयर अर्ली 20s ये कहते सुना है कि अगर हम पढ़ लिख गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जी जी। अगर हमारा युवा खुद सरेंडर कर चुका है और ये कहता है कि पढ़ गए हैं लेकिन हम सोच में आज़ाद नहीं हैं, ऐसे समाज में गलत चीज़ों के, स्टेट की या परिवार के अंदर की गलत आदतें, गलत चीज़ें, उन पर कोई सवाल उठाएगा? देखिए मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तभी मैं कुछ करता हूँ। ये पॉडकास्ट भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गुंजाइश है। इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता 1000, 10,000, 1,00,000, 1000 भी अगर देखते हैं तो भी मैं मानता हूँ कि यार चलो 1000 लोगों ने कोई हमारी बात सुनी, तो मैं गुंजाइश देखता हूँ, इसीलिए मैं कुछ करता हूँ। तो जैसे आपने लोग कहा कि उसने कहा कि मुझे सोचने की क्या जरूरत है, वैसे भी लोग हैं और ऐसे भी युवा हैं जो सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग का कंटेंट आ रहा है, कई लोग तो डिसमिसिव हैं पूरा उसको लेके, कई लोग हैं उनको भी फॉलो करते हैं, नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो बस बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनके माइंड को लिबरेट करें, तो यही असली कोशिश है। और हम कहते हैं ना कि इंसान जो है वो अच्छा है या बुरा है, हमेशा से डिबेट रही है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट थे स्टैनले मिलग्राम, उनको ये सवाल बार-बार परेशान करता रहा। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं जलियांवाला बाग में गया, मुझे लगा कि ये इंडियन सोल्जर्स ने ही, इंडियन पुलिसमैन ने ही कैसे गोलियां चला दी। तो यही वो सोच रहे थे कि यार हिटलर तो जैसा था जो था, लेकिन जो आम लोग थे उनको क्या हो गया था, मतलब हाउ कुड दे जस्ट सपोर्ट दिस जेनोसाइड। तो उन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे मिलग्राम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसमें क्या था कि एक इधर टीचर है, एक इधर स्टूडेंट है। स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट से मिला हुआ है, ठीक है। टीचर इज द गाय जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो क्या है कि वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा स्टूडेंट से, उनके बीच में एक दीवार है ऐसे, ठीक है। जैसे ही अगर स्टूडेंट कुछ गलत बताएगा तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा टीचर को। वो स्टार्ट होगा 15 वोल्ट से और 15-15 वोल्ट के उसमें बढ़ता जाएगा 450 वोल्ट तक, जब उसे पता है कि इंसान मर जाएगा अभी अगर मैंने किया। तो लोगों को उसने बुलाया और क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे कि जैसे यंग बॉय, ब्लू स्काई, इस तरीके टीचर पहला वर्ड बोलेगा, ऑप्शंस देगा और वो आंसर बताएगा।
तो एक्चुअली जो सब्जेक्ट स्टूडेंट था उसको करंट लग नहीं रहा था, लेकिन इस टीचर को लग रहा है कि उसे करंट लग रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर से आवाज आ रही थी। तो ये पूछ रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये दबाए जा रहे हैं। फिर उसने किया, फिर से करंट दिया। एक टाइम पे 33% ऐसे लोग थे जो थोड़ा सा पहले रुके कि यार अब ये शायद ज्यादा हो रहा है। तो क्या था कि जो अथॉरिटी है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, वो 4 प्रॉम्प्ट देगा। पहला कहेगा प्लीज कंटिन्यू, दूसरा कहेगा कम ऑन, गो ऑन, फिर एक बार कहेगा कि यू कैन नॉट स्टॉप, और एक है कि इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट यू हैव टू कंटिन्यू। तो इस तरह के 4 प्रॉम्प्ट थे। तो वैसे भी अभी जो सब्जेक्ट है कह सकता है ना कि यार कौन है भाई, तू क्या ये एक्सपेरिमेंट है, नहीं कर रहा मैं। लेकिन उसी से इतना वो होके आई थिंक 66% लोग ऐसे थे who went up till 450 volts, और उसमें से शायद 33% ऐसे थे जो आई थिंक 350 तक या उतने तक चले गए। तो अथॉरिटी जो है ना वो हमारे दिमाग पे किस तरीके से वो करती है। तो बात ये नहीं है कि अच्छे आदमी या बुरे आदमी। इसी तरीके से जो जर्मनी में हुआ कि भाई हिटलर ये कर रहा है, मैं क्या करूं यार, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं क्या चेंज कर सकता हूं। जैसा उनको ले जाएगा वो जाते गए। अब ये बातें हमें सुनने में ये लग रही हैं हिस्ट्री क्या ये हो, लेकिन क्या आज के टाइम में ये नहीं हो रहा? आज के टाइम में भी होता है। तो वही इंसान जिसकी खुद की सोच है उसे लगता है ये हो क्या रहे, आई गॉट टू स्पीक अप, मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं होगा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। लेकिन ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है ना, इसलिए मैं बार बार, इसीलिए मैंने टॉपिक चुना कि बहुत जरूरी है कि आप लिबरेट हों। अब एक लड़की का, मुझे फ्रेंड से बात हो रही थी, उसकी कजन है, वो किसी से शादी करना चाह रही है एक लड़के से, घर वाले मना कर रहे हैं। और वैसे तो कास्ट और रिलीजन का भी बैरियर नहीं होना चाहिए आइडियली तो, लेकिन ये लड़का तो उसकी कास्ट का भी है। और ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा, आजकल तो 2-3 महीने का ही प्यार होता है, ये 6-7 साल से उनका रिलेशन है। घर वाले मना कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें लड़का ठीक नहीं लग रहा, ये सही नहीं रहेगा। अरे भाई तुम ये नहीं सोच रहे, तुम मर्डर कर रहे हो उस लड़की का, तुम इमोशनल मर्डर कर रहे हो। वो प्यार करती है, नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा ना। तुम क्या गारंटी दे सकते हो कि तुम जो लड़का ढूंढोगे वो उसको खुश ही रखेगा? क्या अरेंज्ड मैरिजेस में तलाक नहीं हो रहे? लेकिन बस आपकी जिद है, आपको लगता है मैं तो बाप हूं, मैं तो कुछ भी डिसीजन ले सकता हूं। रत्ती भर का किसी के अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने मान लिया कि भाई ये तो जो है हमने पैदा कर दिए, और ये तो बस अब हमारे ही नीचे चलेंगे। फिल्मों में भी आप देखिए, कोई डायलॉग आएगा कि पापा आपने मुझे पैदा करके कोई ऐसा नहीं किया, मैंने नहीं कहा था कि मैं पैदा हूं। बात तो सही है, लेकिन क्या होगा फिल्मों में, पूरा इतना इमोशनल म्यूजिक चलेगा कि भाई इसने तो इसे क्या ही गलत कह दिया, क्या नहीं कह दिया। जबकि क्या मैम ये बात सही नहीं है कि भाई उसने तो नहीं कहा ना मुझे पैदा करो। पेरेंट्स का कुछ भी रीजन रहा हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, उन्होंने ही डिसाइड किया ना कि भाई हमें बच्चा चाहिए। तो अब आप क्यों उसका इस तरीके से गला घोट रहे हो? जैसे ही वो पैदा हो गया, ही इज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक अलग इंसान है। आपका फर्ज ये बनता है कि आप गाइड करो, सजेस्ट करो। ये नहीं कि भाई मैं जो सोचता हूं वही तू करेगा, हर चीज में वही करेगा, इसी तरीके से करेगा। इवन लोगों के जो कलर्स हैं वो भी पेरेंट्स की वजह से डिसाइड हो जाते हैं। वो कैसा म्यूजिक सुनेंगे ये भी उनकी वजह से डिसाइड हो जाता है। तो आपका खुद का क्या? कुछ भी नहीं। और कुछ बच्चे अगर रिबेल करें तो उनको ऐसा फील करवा दिया जाता है, अरे बिगड़ ही गया हमारा बेटा। तो खासकर लड़कियां किस पुरुष के साथ अपना शारीरिक सुख प्राप्त करेंगी, जी ये भाई और बाप और समाज तय करना चाहता है। सही बात। उस लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा। ऐसे में अगर वो 2-3 बार अपने माँ बाप से बात करना चाहे वो लड़की, तो उसको बदतमीज कह दिया जाएगा, उसको चरित्रहीन कह दिया जाएगा कि वो अपनी शादी के बारे में खुद बात कर कैसे रही है। ये इस समाज के साथ बगावत आपको लगता है हो रही है? बगावत तो मैं कहूंगा कि बगावत करी तो गड़बड़ होगी। क्योंकि बगावत में क्या है ना, इंसान सोचता नहीं है। वो खुद ये सोच लेता है कि मैं बागी हो रहा हूं, और वो बागी होने में क्या करते? लड़की क्या मैं करे? हाँ फिर वो लड़की क्या करे? नहीं, मैं पर यही कह रहा हूं कि जो बगावत है, बगावत में और क्रांति में एक फर्क है। क्रांति क्या है, एक प्लानिंग के साथ होती है कि यार मुझे ये करना है, ऐसा करना है। बगावत क्या है कि लड़का परेशान है, पेरेंट्स के आगे बोल नहीं पा रहा, चलो भाई आज मैंने पूरा
पूरी बोतल पी डाली, अरे तेरे भाई ने तो भाई पूरा खंबा वो कर दिया। क्यों? इसका सेंस क्या बना उन्हें? लेकिन ये लगता है कि भाई इससे मैं फ्री हो गया। फिल्में भी यही कर रही है ना, फ्रीडम का आपने देखा है? कार होगी, रात का टाइम होगा, कार की जो छत खुलने वाली छत होती है उसमें से बाहर निकलेंगे और फिर वो बियर लेते हैं, ये और ये हो गया, ओ आई एम फ्री, आई एम फ्री। लेकिन क्या ये फ्रीडम हो गई? ये भी फ्रीडम नहीं है। तो बगावत को लोग फ्रीडम मान लेते हैं, लेकिन जब आप बगावत कर रहे हो किसी चीज के खिलाफ, तब भी उसी ने आपको पकड़ा हुआ है। फ्रीडम कब आती है? जब आप इस पूरी चीज को समझ सको, जब आप अपने पेरेंट्स को भी फॉरगिव कर सको, आप समझ सको कि यार जो ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये कोई भगवान नहीं है, कोई परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, दे आर जस्ट 2 people आउट ऑफ 800 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड। इनकी भी कुछ अपने तरीके की अपब्रिंगिंग रही होगी, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं रही, और बिना उनसे कोई गुरेज रखते हुए, बिना कोई शिकायत रखते हुए, उनको माफ करते हुए आप खुद को सेपरेट कर लो। बी फर्म कि नो, आई एम गोइंग टू डू दिस। अब इसमें में भी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मैटर करती है। कई लड़कियां जो है नौकरी लग जाती है, वो कहती है कि मैं लग गई हूं नौकरी, तुम मुझे रोकोगे, मैं बाहर फ्लैट लेके रह लूंगी किराए पर, जो कि सही है। भाई आप अगर इंडिपेंडेंट हो गए, पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरी बात मान नहीं तो तुझे घर से निकाल दूंगा। क्या ये बोलने का कोई तरीका है? ये तो आप धमकी ही दे रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, मतलब उस बच्चे को थ्रेट कर रहे हो। तो जब उनकी नौकरी लग जाती है तो कई कहते हैं कि नहीं पिताजी, मैं तो ऐसा ऐसा करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूं। कई ऐसा भी कह देते हैं कि हम शादी कर रहे हैं उस दिन, आपको आना है तो आप जरूर आ जाना। अब समाज के हिसाब से तो उसने कितनी घटिया बात कर दी, और जो अपने पेरेंट्स की ना हुई वो उस लड़के की क्या होगी? जबकि कितनी वाहियात बातें हैं। अरे भाई, वो पेरेंट्स की कर रही है रेस्पेक्ट, पर रेस्पेक्ट का ये मतलब नहीं है कि तुम उसके मतलब वो जो जिससे प्यार करते हो उसके प्यार का मर्डर कर दो। उसको पूरी जिंदगी गुजारनी है उस लड़के के साथ, उस चीज में आप कैसे रोक सकते हो? तो इसलिए मैं कहता हूं, फॉरगिव योर पेरेंट्स। ओशो का भी एक काफी अच्छा You mean लेक्चर है। forget your parents or forgive your? फॉरगिव, फॉरगिव, Okay. फॉरगिव योर पेरेंट्स। उन्होंने पैदा किया है, आप उनसे प्यार कर सकते हो, आप उनका ख्याल भी रखो, जो भी उनकी जरूरतें हैं, लेकिन आप इस बात को समझो कि आप रिप्रेस्ड रहे, और उस रिप्रेशन को अपने अंदर गुस्सा मत बनने दो, एक इनर सैडनेस मत बनने दो। तो आप ये कह रहे हैं कि उस लड़की को अपने जो उसका रिश्ता है उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसी से शादी करनी चाहिए जिससे वो शादी करना चाहती है। जी बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, जी। और अपने पेरेंट्स से कोशिश करो कि भाई ये नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया तो मैं बिल्कुल ही नाराज हो गई। आप एफर्ट मारोगे यार, आज नहीं तो वो कल मान जाएंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो आप गिल्ट फ्री रहो, आपकी कोई गलती नहीं है, उनकी जिद है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया। मुझे पता है कि मैं बहुत वैसे वो दे रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों को हजम होगा, बट वही है कि किसी ना किसी को तो कहना पड़ेगा। Somebody has to say it. कर रहे हैं नौजवान, अपने फैसले कर रहे हैं, माँ बाप नहीं मानते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं समझते हैं तो वो जा करके स्पेशल मैरिज एक्ट में जा करके शादी करते हैं, विच इज अ सिविलाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट। राइट। और मैम बात केवल शादी की नहीं है, अब करियर की भी देखो। पेरेंट्स क्या है, वो जो जनरेशन है वो काफी अभाव में रही है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो उनके लिए एक डर रहता है कि यार अच्छी खासी नौकरी आ गई, छूट ना जाए। अब उनको तो ये नहीं पता ना कि यार कंटेंट राइटिंग एक चीज होती है। आप उनसे पूछो पापा पापा मैं कंटेंट राइटर बन जाऊं, अरे वो तो मना ही करेंगे भाई, उनको नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। तेरे अंदर तू लेके आना कॉन्फिडेंस, हर एक चीज क्या मतलब मम्मी पापा कर रखे। तुझे अगर लग रहा है कि कंटेंट राइटिंग मैं कर सकता हूं तो कर। अब पापा मैं जॉब छोड़ दूं, पापा क्यों कहेंगे कि जॉब छोड़ दे? तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ, हर एक चीज के लिए उनसे पूछना वो बंद करो। कई लोग तो इसमें प्राइड दिखा रहे हैं कि भाई अपने पेरेंट्स से पूछे हुए मैं कभी एक भी काम नहीं करता। तो क्या मतलब नोबेल प्राइज दो तो इस चीज के लिए, वो खुद का क्यों नहीं लगाता दिमाग? पेरेंट्स को तो ऑप्शंस भी नहीं पता आज के ज़माने के कि करियर में ऑप्शंस क्या क्या हैं। वो एक लिमिट तक ही सलाह दे सकते हैं। उनका बुनियादी मकसद ये है कि बच्चे को वो सिक्योर देखना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी से बाहर देखना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी से बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं ना कि उनका असेसमेंट गलत हो। अब उनको तो यही लगेगा कि यार हमारे टाइम में तो ये होता था, वो भाई आपका टाइम चला गया ना।
ठीक है, जितने भी Exactly. अंकल आंटी देख रहे हो, मैं उनको ये कहूँ, यार आपका टाइम चला गया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। फिल्म एडिटर की आप जैसे बात कीजिए, एडिटर कहाँ होता था? केवल और केवल बस फिल्में जो एडिट होती थी उस पर वो बड़ी सी मशीन आती थी, उसको काटते थे। नाउ एडिटिंग इज एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज फिल्म्स हैं, टीवी है, ओटीटी है, इवन जो कंपनीज हैं उनके अपने अपने पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनके एड्स हैं, कितना ज्यादा कंटेंट बन रहा है, यूट्यूबर हैं। तो यस, एडिटिंग इज अ गुड ऑप्शन आज के टाइम में। और एक वीडियो का आपको अच्छा खासा मिलता है, मतलब देर आर एडिटर्स आई नो जो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। सरकारी नौकरी में तो उतना नहीं है। अब लेकिन आप सोचो कि हाँ यार इसमें सिक्योरिटी है, नहीं है। आप रिलैक्स करो, आपने अपनी जिंदगी जी ली, आप 50 साल के हो, लेट योर चाइल्ड कॉल द शॉट्स। एक दो बार गिर जाएगा ना, एक दो बार प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या ही हो जाएगा। विजेता, आप कंटेंट राइटर हैं, इसलिए आपने वो रेफरेंसेस दिए हैं। मैम उसके अलावा भी बहुत हैं। मैं तो चलो कंटेंट राइटर एडिटर की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी अब जैसे एनआईडी है, ज्यादातर पेरेंट्स को पूछो उनको नहीं पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। ये एशिया का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, कम ही सीट्स होती हैं उसमें। और आप जाते हो, आप एक लोगो बनाते हो, किसी कंपनी का लोगो, यू गेट पेड लाइक 2 करोड़ 3 करोड़। एक लोगों के लिए मिलना कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे भी हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, उसमें भी मतलब दे आर लिविंग अ गुड लाइफ। तो पेरेंट्स नहीं रहे ना उस चीज में। जब हम अथॉरिटी के सोर्सेज की तरफ ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव सोर्स है रिलीजियस अथॉरिटी का, क्योंकि वहाँ तो आपको एक आइडिया दिया गया है भगवान अल्लाह का, बारे में एक ख़ास तरह का भय का माहौल है। और हर इंसान ये समझता है कि अल्लाह और भगवान ने सिर्फ अपना सारा ध्यान उसी पर लगा रखा है कि वो क्या कर रहा है पर्सनल लाइफ में। इस दुनिया में इतनी अन्याय हो रहे हैं, इतनी मारकाट है, इतना कुछ पावर को हासिल करने के लिए लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस है, सब कुछ है। लेकिन जो आपका अल्लाह और आपका भगवान है वो इतना ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, वो बस ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किससे मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी थाली में कौन सा खाना है, आपके गिलास में कौन सा पेय है। तो इस पर है ये जो भय है अथॉरिटी का, बुनियाद वहीं से शुरू होती है, मुझे ये लगता है। आप इसको देखते हैं कि द आइडिया ऑफ रिलीजन और आइडिया ऑफ अनक्वेश्चनड अथॉरिटी, इट गोज़ हैंड इन हैंड। जितना धर्म अपनी जड़ें जमाएगा समाज में, उतना ही इंसान को बंधुआ मजदूर, मानसिक गुलाम बना के उससे काम लिया जा सकता है। डू यू सी अ रिलेशनशिप देयर? आप मुझसे सारी आज हंगामे वाली बात कहलवाने वाले हो, बट आई विल से दिस कि कोई भी रिलीजियस बुक हो, वेदास हो, गीता हो, रामायण महाभारत कुरान, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब बाइबल, किसी भी धर्म की कोई भी किताब हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी ऐसा नहीं है विच इज बियॉन्ड ह्यूमन क्वेश्चनिंग, विच इज बियॉन्ड ह्यूमन रीजनिंग। और ऐसा नहीं कि आप भगवान या उन किताबों का कुछ कर रहे हो, बट द पॉइंट इज जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चनिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रीजनिंग, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिंकिंग। आपको जो मतलब समझ में आया उस चीज से, क्या पता आपको ही मतलब गलत समझ में आया हो, ये भी तो हो ही सकता है ना। लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करोगे, जो एकदम से आपके दिमाग में आया आपने वो मान लिया। अब इसी वजह से क्या हो रहा है, देर आर पीपल हु आर वेरी रिलीजियस। गांधी जी भी जो थे, अपना जो भी उनका एनर्जी था उसके लिए मेन चीज किसे बताते थे? रिलीजन को, राइट। वो गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहते थे। तो उनका रिलीजन का एक इंटरप्रिटेशन था जो सही था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलीजन के नाम पे ही लड़ाई कर रहे हैं। और अब गीता में क्या है कि वह आदमी, जैसे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह इंसान जो सभी में खुद को देखता है, जो समझ पाता है कि हम सब उसी ब्रह्म का प्रतिरूप है, वही इंसान परम योगी है। प्रोफेट मोहम्मद का भी एक है कि अगर आपने एक मासूम को मार दिया तो आपने जैसे पूरी इंसानियत को मार दिया। तो सभी रिलीजन में सही बातें भी मिल जाएंगी और हर एक रिलीजन में उनका गलत इंटरप्रिटेशन भी मिल जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि धर्म हिंसा तथैव जय, तो पूरा का पूरा वैसे ही डाल दिया। या फिर ये कि धर्म रक्षते रक्षति, ये जो चल रहा है, ये भाई ये कह रहा है कि यार आप धर्म का पालन करो, जो ड्यूटी है उसको आप पालन करो, तो धर्म आपका ख्याल रखेगा। धर्म की रक्षा करने का ये नहीं है कि मैं तलवार लेके किसी दूसरे रिलीजन के इंसान को मार रहा हूं।
धर्म मीन्स व्हाट यू नीड टू डू, जो आपकी राइटियस ड्यूटी है उसको फॉलो करने की बात हो रही है। और उसी में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, उसकी रक्षा करो, अहिंसा की रक्षा करो। लेकिन अब इसी चीज का आप कुछ भी मतलब निकाल लो। तो इसलिए यह है कि कोई भी रिलीजन बेकार है जब तक वो आपको सोचने पर मजबूर ना करे। जो अगर आपकी सोच पे ताला डाले तो वो चीज उससे आपको दूर रहना चाहिए। विजेता, कोई ऐसा राष्ट्र आपके नज़र में है जो धर्म आधारित हो और जहाँ इंसान के बुनियादी हुकूक जो हैं उनकी इज्जत हो? मैम असल में पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, और अब हम हिंदू राष्ट्र बन रहे हैं हम। मैम प्रॉब्लम यही है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, जब हम कहते हैं सेक्युलरिज्म कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम कहते हैं लिबर्टी इक्वालिटी, उस इक्वालिटी में ही सेक्युलरिज्म आ गया कि भाई सभी लोग, कोई भी धर्म मानते हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी जेंडर हो, एवरीवन इज इक्वल फॉर द स्टेट। दिस इन इटसेल्फ एंटेल्स सेक्युलरिज्म कि भाई किसी भी धर्म का हो बराबरी है। लेकिन जो धार्मिक स्टेट होते हैं वो क्या है, वो धर्म को अपील करके वे लोग पावर में आए हैं। वही जो मैंने ईरान का भी कहा, जो सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन था, कई लोगों ने कमेंट्स में इसका, जब ध्रुव ने और मैंने वीडियो की तो कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि सो कॉल्ड इस्लामिक रेवोल्यूशन क्यों का। लेकिन यही चीज पाकिस्तान में है। धर्म के नाम पर आज पाकिस्तान में आप सेक्युलरिज्म की बात ही नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म की बात करना ही गुनाह हो जाते। अब यही चीज इंडिया में हो रही है। अब जबकि इंडोनेशिया है, ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया कोई अथीस्ट देश है, लेकिन वहां के नेता धर्म का कोई ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। वहां पे भी मुस्लिम मेजॉरिटी में है, कोई दिक्कत नहीं है हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के मंदिर भी हैं, सब कुछ है, कोई इश्यू नहीं है। तो धर्म इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है जब रिलीजन का यूज करने लग जाए नेता। और यूज कैसे करेंगे? लोगों को लड़ा के, लोगों को लड़वाएंगे आपस में, किसी को कहेंगे तुम डर में हो, तुम खतरे में हो, वही फिर मतलब प्रॉब्लम्स ही होंगी। जहाँ पर जिन राष्ट्रों में बहुत अलग अलग तरह के धर्म नहीं थे, पूरा यूरोप जो है वो एक तरह से धार्मिक तौर पे मोनोकल्चरल था, यानी एक ही धर्म था वहाँ पर। कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध तक वहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म था। उस समय भी वो आपस में लड़ रहे थे, तो धर्म ने तो उन्हें जोड़ा नहीं, है ना। वो भाषाओं में बटे हुए थे और फिर वो इसके बावजूद वो लड़ रहे थे। उस वक्त वहाँ डेमोक्रेसी जब नहीं थी तब भी वो लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी आ गई वो तब भी लड़ रहे थे। तो ये धर्म की वजह से किसी भी जगह पर शांति स्थापित हुई हो ऐसा दिखता नहीं है। इसके बावजूद हमारे समाज में इस समय एक नशा है धर्म का, और वो ऐसा लग रहा है कि अगर धार्मिक राष्ट्र स्थापित हो जाएगा तो सबको न्याय भी मिल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सबके लिए अच्छा हो जाएगा। यूरोप की आपने अच्छी बात कही। तो अब देखिए, युद्ध तो क्यों होते हैं? वो हमेशा से एक ही वजह से हुए हैं, लोगों का पावर के लिए पागलपन। वो आप पहले की बात देख लीजिए या अब की बात देख लीजिए, अभी भी शंघाई में बैठा हुआ कोई किसान है, उसको पानीपत में बैठे हुए किसान से क्या वो है, वो तो जानते नहीं आपस में, उनको क्या प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं। लेकिन दुनिया भर की एक वेपन्स लॉबी है, इस पे भी हमने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो किया था। वेपन्स लॉबी क्या है? खरीदेगा कौन हथियार? सरकार खरीदेगी। किसके पैसे से? टैक्स पेयर के पैसे से। तो दुनिया भर के लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर वाला पैसा वो हथियार खरीदने में जा रहे। हथियार बेचेगा कौन? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े सेठ लोग। तो हथियार इंडस्ट्री एक वर्ड में, एक लाइन में क्या है? दुनिया भर के आम लोगों का पैसा बड़े बड़े सेठों तक पहुंचाया जा सके, ये कहकर अरे हमारा देश खतरे में है, ये देश भी कह रहा है, वो देश भी कह रहा है। मैं एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस बना रखा है ना, सारे नेता वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं ना। अरे एक दिन क्यों नहीं डिसाइड कर लेते यार, खत्म करो भाई, ना तू करेगा ना तू करेगा ना तू करेगा, इतनी सी बात मतलब उनसे हो नहीं पाती। तो ये सब का सब एक मामला है, इन्हीं यही लोग इनकी फंडिंग करते हैं। कल मैंने उस पर लिखा था, लॉस एंजलिस में जो अभी फायर हुई, 1954 में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री को यह पता था कि हमारे इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस है, हीट को ट्रैप करती है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। 1954 में उन्हें पता था, लेकिन करते रहे करते रहे करते रहे। तो लोग
नहीं समझ पा रहे कि यार हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, तुम गरीब हो, इस गरीबी से निकलो। अपनी जो गरीबी है वो तो जेब की है, वो जो गुलामी है वो तो दिमाग की है। तो अपनी मानसिक गुलामी से भी निकलो, अपनी गरीबी से भी निकलो। रिलीजन में अच्छी भी चीजें उनको भी आप अपना सकते हो ना। आई होप मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं हुआ। और इसी में ही मैं कह रहा हूं कि तो युद्ध तो जो है वो इस वजह से हो रहे हैं। अब अथॉरिटी की जहां पे आपने बात की, केमल अतातुर्क तुर्की के नेता थे। उन्होंने क्या किया कि यार रुको, अभी लोग तैयार नहीं है, कुछ दिनों तक डेमोक्रेसी को होल्ड किया जाए। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ये तरीका ठीक है नहीं, बस मैं बता रहा हूं कि उन्होंने ये किया। और उन्होंने ये किया कि यार थोड़ा सा ना लिबरल माइंडसेट मुझे देना पड़ेगा लोगों को। उन्होंने दिया, लोगों में आ गया। चाइना में क्या हुआ, क्या चाइना के लोग रिलीजियस नहीं थे? वो भी थे। एक टाइम पे ये हुआ कि यार चलो अथीज्म आ रहे, तो लोग अथीस्ट हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि माओ जेडोंग का तरीका ठीक था या उनका तरीका ठीक था। मैं जस्ट एक चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप लोगों को जो लग रहा है कि मैं बहुत रिलीजियस हूं, आप कुछ नहीं हो। जो अथॉरिटी आपको दे रही है आप वही चीज बन जाते हो। यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द अथॉरिटी एंड द ट्रेंड। द ट्रेंड इज ऑल्सो लाइक एन अथॉरिटी। सभी लोग एक ही ट्रेंड, अरे 200 करोड़ कमा लिए, तूने ये फिल्म नहीं देखी। वो भी क्या है, वो पीयर प्रेशर क्या है। वो सोसाइटी भी एक अथॉरिटी की तरह एक्ट करती है, समाज भी, रिलीजन भी। तो एवरीथिंग इज बाइंडिंग योर थॉट। तो इस सब के बीच में आप चाहते हैं कि इंडिविजुअलिटी अपनी बरकरार रखे इंसान। मैम तब तक तो इंडिविजुअल है ही नहीं ना। फिर उसका ये कहना ही ठीक नहीं है, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है। अरे तुझे कुछ नहीं लगता, तुझे कुछ तब लगेगा जब तू सारी की सारी चीजें खुद से पढ़ेगा तो सही। लोग पढ़ नहीं रहे तो फिर इसका पॉइंट क्या है। अब वही जैसे हमने बात की कि कोई उस रिलीजियस किताब को लेकर मतलब बड़ा हिंसक बन जाता है, कोई ठीक बन जाता है। इवन जो आप रिलीजियस फिगर्स देखिए, रिलीजन की आपने बात की, एक तरह का कोइंसिडेंस है क्या है, पर आप सोचिए कि सारे रिलीजियस फिगर्स दे वर वेरी इंडिपेंडेंट इन देयर थॉट, और वो घर से भी निकल गए। अब्राहमिक माइथोलॉजी की बात करें तो अब्राहम सबसे पहले वो अपने घर से निकल गए। प्रोफेट यूसुफ थे, उनको उनके सौतेले भाइयों ने कुएं में डाल दिया, और जो है फिर वो इजिप्ट पहुंच गए, वहां पे उन्होंने चमत्कार किए वो सब। राम अपने घर से निकल गए सीता जी के साथ, लक्ष्मण के साथ। ठीक है। आप जीसस का देखिए, उनका तो एक वो है पीरियड ऑफ डिसअपियरेंस की, पता ही नहीं कि उस टाइम पे वो कहाँ थे, घूम रहे थे दुनिया में, देख रहे थे। गुरु नानक भाई मर्दाना के साथ वो भी घूम रहे थे, खुद से सीख रहे थे। सिद्धार्थ वो भी रात को अपना घर छोड़ के चले गए। तो ये घर छोड़ने का मतलब क्या है? ये वही है कि वो घर नहीं, वो उन्होंने वो जो सोच का दायरा उनको बांधे हुआ था उसको उन्होंने छोड़ा। ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ को जो सोच जंगल में मिल गई वो घर पे नहीं मिल सकती। ठीक है, लोग इस तरीके से देखते हैं, बट दिस डज नॉट मेक सेंस। वो तो जो आपका एनलाइटनमेंट है वो इस बिल्डिंग में भी हो सकता है, वो लेक के पास भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है। बट घर छोड़ने का ये मतलब था कि यार ये जो अभी मेरे आसपास का दायरा है, ये कंडीशनिंग है, इसको सोचकर मैं छोड़कर मैं फ्रेश थिंकिंग करता हूं। और उस फ्रेश थिंकिंग ने आई थिंक उनको बदला। अदरवाइज क्या है, पिताजी कास्टिस्ट है, मैं भी कास्टिस्ट, पिताजी कम्युनल है, मैं भी कम्युनल। तो जो जकड़ने, जो बेड़ियां, मानसिक बेड़ियां और जो आसपास की बेड़ियां हैं, उनको से पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट जोन भी छोड़िए, और अपने ही जो जो समाज है जिसमें आप पैदा हुए हैं, उसके अलावा भी समाज है उसको भी देखिए। जब आप बृहत जानकारी इकट्ठी करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं, तभी पता चलता है सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जीने का, कई तरीके हैं और सभी ठीक हैं। बृहत जानकारी और कई चीजें ऐसी भी हो सकती है जो कहीं पर भी नहीं है। जैसे कि गुरु नानक जी का मैंने एग्जाम्पल दिया, उस टाइम पे कास्टिज्म इतना ज्यादा था। जब उन्होंने ये बात कही कि कास्टिज्म को छोड़ो, जब सुपरस्टिशंस को छोड़ो, कुरुक्षेत्र के मेले में वो गए, और वो कोई राजा उनके पास आए हुए थे, उन्होंने हिरण पकाई हुई थी, लोग उनको मारने आ गए। तो वो तो अकेले ही थे ना उस टाइम पे अपनी सोच में, सारे ही लोग उनके आसपास के ये कह रहे थे ना कि यार ये तो एक्लिप्स है, एक्लिप्स में इसने ये कर लिया तो पाप हो गया, वो भी हिरण पका रहे हैं। लेकिन जो उनके दिमाग को ठीक लगा उन्होंने वो किया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी, और धीरे धीरे लोग उनकी सोच को मानने लग गए। तो आप हमेशा ये मत सोचो मुझे किसको मानना है,
कभी ये भी सोचो कि यार क्या पता सारे ही लोग गलत सोच रहे हैं, हो सकता है ऐसा हुआ है ये इतिहास में हमेशा। तो आप ये सोचो यार मैं कुछ ऐसा बता सकूं लॉजिकली सोच के कि लोग मुझे माने, ये भी तो अच्छी चीज है। अब उन्होंने एक बात कही कि हिरण को मार दिया तो पाप हो गया, मुझे तो मारोगे तो पाप नहीं होगा। एक वो पूरी पोयम है जो गुरु ग्रंथ साहिब में, वो वहीं पे उन्होंने बोली थी। तो उन्होंने कही तो बहुत सारे लोगों में हुआ। अब कई सिख हैं वो अभी भी हैं कास्टिज्म में फंसे हुए, लेकिन कई लोग निकले भी। तो इसलिए ग्रेट थिंकर बनने की बात हो, ग्रेट डिजाइनर बनने की बात हो, अब बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अलग करा। पेंटर बनने की बात हो, ग्रेट पेंटर हम किसे कहते हैं? जिन्होंने कुछ अलग किया। अमृता शेरगिल, उन्होंने एक अलग ही टाइप की पेंटिंग्स बनाई, राइट। राजा रवि वर्मा। तो चाहे ग्रेट पेंटर बनना हो, ग्रेट डिजाइनर बनना हो, ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना हो, आप एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या सिंपली अपनी लाइफ को अच्छा करना हो, फॉर एवरीथिंग यू विल हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, एनालाइज इट, और फिर आप खुद का कुछ ओपिनियन बनाओ, चाहे प्रोफेशन हो चाहे मैरिड लाइफ हो। विजेता, आपने बहुत बड़े लोगों का नाम लिया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का नाम लिया, जी। आपने गुरु नानक का नाम लिया, आपने बहुत बड़े बड़े भारतीय परंपरा के जो थिंकर्स हैं जी। उसमें चाहे वो दयानंद सरस्वती हों, चाहे दूसरे लोग हों, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे यहाँ कबीर का ट्रेडिशन भी है। ये जितने भी भारतीय परंपरा के जो थिंकर्स हैं, इन सब लोगों ने अपने आप को मूर्तियों से अलग किया है कहीं ना कहीं। और एक जो कहना चाहिए अपने आप को ही आगे बढ़ा करके, जैसे अप दीपो भवा, ये गौतम जी। बुद्ध का सिद्धांत रहा। और उसके बाद के भी सारे ट्रेडिशंस में ऐसा क्यों है कि हमारे जो देशज इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, जिनकी ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी है, उन सब ने मूर्तियों के विरुद्ध जाकर के बात की है। लेकिन हम अपने समाज में मूर्ति व्यवस्था की वापसी की तरफ एक देख रहे हैं। तो क्या ये हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? देखिए, अब आप देखिए कि कितने सारे मुस्लिम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। जी। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, मुस्लिम और मूर्ति पूजा? नहीं कर रहे हैं, लेकिन मज़ारों पर जा रहे हैं जो, नहीं मैं तो, और अदरवाइज हाँ, मैं तो उसी चीज की कह रहा हूँ कि एक वीडियो हमने बनाया कि जो एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर, वो गुटखे का सरोगेट ऐड कर रहे हैं। हिंदू एक्टर भी हैं, मुस्लिम एक्टर भी हैं, ठीक है। अक्षय कुमार हैं, टाइगर श्रॉफ है, शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान के पीछे एक इतने फैन क्लब्स बने हुए, लोग इतने पागल हैं, शाहरुख खान के खिलाफ कैसे बोल दिया? तो बेसिकली आपने एक मूर्ति ही तो बना ली। अधिनायकवाद। मूर्ति का क्या मतलब है? जो जब ये था कि काबे से बुत निकलवाए गए, उसका क्या मतलब है? कि आप एक ऐसा मूर्त बना रहे हो। आप जो देखिए हिंदुइज्म में क्या है कि मुझे लगता है कि शिव भगवान है और मैं उनकी एक फोटो या एक मूर्ति अपने सामने रख रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि मैं उस भगवान को उसके जरिए से याद कर रहा हूं। लेकिन जब आप किसी एक पत्थर को ही जब आप सब कुछ मान लो, और वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो आपकी ईगो भी हो सकती है, कुरान में ये भी दिया हुआ है कि खुद की ईगो को भी अगर आपने आइडियलाइज किया, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम। अरे कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार को गुटखे का सरोगेट ऐड नहीं करना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन आपने उसकी मूर्ति बना ली ना, तभी आपको परेशानी हो रही है, आपको पर्सनल हर्ट हो रही है किसी और के ऊपर कुछ बोलने से। तो मूर्ति का बेसिक हमें एक ऐसे ब्रॉड सेंस में ही सोचना चाहिए कि आदमी उस, पहली बात, उस जो रिचुअल्स हैं उससे बाहर निकले। अभी तो मैम क्या क्या चीजें हो रही हैं कि ये लड्डू गोपाल की मूर्ति है, इसको मैं स्कूल में एडमिशन करवा रही हूँ, स्कूल वालों ने एडमिशन भी कर लिया, फिर उसके एग्जाम्स हो रहे हैं। अब ये क्या आप बहुत धार्मिक हो? मैं कह रहा हूँ आप बहुत ज्यादा इरिलीजियस हो, आप मजाक उड़ा रहे हो धर्म का ऐसी ऐसी नॉनसेंस चीजें करके। अरे होना ये चाहिए ना कि यार एक मूर्ति है, उसको देखकर मुझे भगवान का ध्यान आए, मैं किताबें पढूं, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, आदि शंकर ने क्या कहा, उसको पढूं, अपने जीवन में लाने की कोशिश करूं। लेकिन इसका आपको टाइम कहाँ है? आप तो इस चीज में बिजी हो, ये सब प्रपंच करने में आप बिजी हो।
बात यहाँ तक बिगड़ी है कि जिस गौतम बुद्ध ने जी बिल्कुल साकार की स्थापना को गलत बता करके अपने ही आप को आगे बढ़ाने के लिए कहा, खुद के ही उत्थान की बात की, अपने अंदर की ज्योति को जलाने की बात की, या जिस गुरु नानक देव जी ने बात करी कि जो ज्ञान है वो किताब में है ना। जी जी तो इन सारे लोग और कबीर तक आते आते और हम बाकी के लोग भी जो अभी हमने दयानंद सरस्वती विवेकानंद, इन सब की मूर्तियां बन गई हैं। जो ये सही बात है। मूर्ति भंजक लोग हैं उनकी हम्म। भी मूर्तियां बन गई हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे देश में देखिए दो इस चीजें समय होती हैं। सबसे ज्यादा गिफ्ट गौतम बुद्ध की मूर्ति के दिया जाता है। राइट, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम वही है ना कि यार ये करना कि यार मैं उनकी चीज को पढ़ूं, उनके विचारों को समझूं, उसको अपनाऊं, ये तो बहुत मुश्किल है। लोगों को क्या लग रहा है, मूर्ति के आगे हाथ जोड़े और फिर वो ऐसे कृपा आ जाएगी, और उस कृपा के चक्कर में भी कई लोग सेकुलर हो जाते हैं कि मंदिर में भी चला गया, अच्छा यार यहाँ से चलो मस्जिद में भी चला जाता हूँ तो सब जगह जा रहे हैं उस कृपा के चक्कर में, लेकिन वो खुद का कुछ बदल नहीं रहे। गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि भाई एक इंसान, उसको तीर मार दिया किसी ने, डॉक्टर को बुलाया गया कि यार इसका तीर निकालो। डॉक्टर ने कहा चलो चलो निकालते हैं। आदमी बोला नहीं नहीं रुको, तीर मत निकालो, तीर तब निकालना पहले मुझे बताओ तीर किसने मारा, तीर किस चीज का बना था, जो धनुष था वो किस चीज का बना हुआ था। डॉक्टर कह रहा है भाई अपना तीर निकलवा ले, मर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे ये बताओ। फिर वो आदमी मर गया, और ये सवाल उससे तब भी नहीं पता थे इनके जवाब। तो वो तीर क्या है? दुख है। तो गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं पता कर लेना बाद में, भगवान है नहीं है, साकार है निराकार है, क्या है, तुम पहले अपना तीर निकलवा लो। उनके शिष्य थे मालंक्य पुत्र, उनसे उनकी चर्चा हुई थी, और इसके लिए उन्होंने रास्ता बता दिया, 4 नोबल ट्रुथ्स। दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण हो सकता है, और उसके निवारण का तरीका है अष्टांग मार्ग। बहुत सिंपल है, वीडियोस भी हैं इसके ऊपर, अगर आप पढ़ नहीं सकते, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बट यू आर नॉट रीडिंग इट। आपको गर्व करने से फुर्सत नहीं मिल रही, आपको कर्मकांड से फुर्सत नहीं मिल रही, तो कैसे होगा? और इसीलिए फिर ये होता है कि लोग गुलाम बने रहते हैं, उन्हें बस ये है कि मैं पूज लूं। राम को पूजने से नहीं काम चलेगा, आपको राम बनना होगा। वो जो एक इंसान पल भर में, उसको मतलब ही नहीं है कि मुझे अच्छा सिंहासन छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं जंगल, और वो जंगल में भी खुश है। और आप वीडियो क्या देख रहे हो? मोटिवेशन गुरु की बात आपने किया, हे गाइस कम ऑन, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास नहीं है, कैसे नहीं है, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम जो है स्टीव जॉब्स की तरह ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, पैसा पैसा पैसा। स्टीव जॉब्स के आप डिजाइन की बात करते हो, अच्छी बात है, ठीक है, उनका एक विजन था, सब कुछ था, लेकिन अब उसकी वजह से वो नहीं हो। इलॉन मस्क, हे कम ऑन, इलॉन मस्क के तरीके। हर तीसरी मोटिवेशनल वीडियो पे इलॉन मस्क का उन्होंने फोटो छापा हुआ है। इज एनीबडी टॉकिंग अबाउट बाबा आमटे? उन्होंने क्या करा? और इतने सारे लोग, कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज उन्हें मिला। क्या आपको पता है कि क्यों मिला किसी इंडियन को नोबेल प्राइज? को कोई मतलब नहीं है, आपको बस मोटिवेशन के नाम पे क्या है, हे कम ऑन, पैसा पैसा पैसा। और आप फिर पूज किसको रहे हो? राम को, जिन्होंने केकई से कहा कि मैं छोड़ दूंगा ये, कोई बात नहीं, मुझे आपसे शिकायत ये है, आपने मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया? आपको मुझ पे इतना विश्वास नहीं था? तो महल में, जंगल में ही इज हैप्पी। आज के टाइम में कौन ऐसा इंसान है? तो मैं वही कह रहा हूं कि रिलीजियस होने के लिए भी एक रेशनल आदमी ही कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो सकता है, वरना सब रिलीजन एक सुपरस्टिशन का तरीका है, और लोग आपको लड़ाएंगे एक उस चीज का तरीका है। यू कैन बी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ओनली व्हेन यू यूज योर माइंड। किताब कुछ नहीं है, किताब बेसिकली क्या है? विचार है, वो किताब की फॉर्म में रखे हुए हैं। तो आप जो सही लोग हैं उनके विचारों को पढ़ते हो, आप सोचते हो, उसको अपनाते हो, अपनी लाइफ में चेंज करते हो, तभी कुछ रिलीजन है, अदरवाइज इट्स ऑल नॉनसेंस। पूकी बाबा है, उसके अलावा तो फिर रिलीजन, लोग उसको भी देख रहे हैं पागलों की तरह। आपने देखा है कि नहीं पूकी बाबा? नहीं। और 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए, आ जोड़ दो 70 में, इतनी वो नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। और जो है
माइसोजनी वाली बातें करते हैं। औरत कह रही है कि मेरे पति मुझसे वो नहीं करते, अरे तुम इतना बोलती हो, कम बोला करो। दुनिया भर की माइसोजनी फैला रहे, सुपरस्टिशन फैला रहे, मजाक बनाया हुआ है धर्म का, ये सब चल रहे हैं लोग, क्योंकि बस दुखी हैं। दुख का खुद से कोई निवारण नहीं करना। बाबा जी मैं क्या करूं? अरे मानसिक गुलामों, निकल जाओ उस बाबा जी के उससे, तुम खुद से कुछ कर सकते हो। हमारे चुने हुए नेता जो बड़े पदों पे बैठे हैं, मंत्री, वो भी मिसोजिनी कर रहे हैं। कर रहे हैं। हमारे धर्मगुरु भी मिसोजिनी कर रहे हैं। ये हर धर्म के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा जो पॉपुलर मीडिया कंटेंट है जो एंटरटेनमेंट के लिए है, उसमें मिसोजिनी है। हर जगह मिसोजिनी है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को जागरूक समझते हैं या कहते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं, उनको कह दिया जाता है तो वोक हैं, ये तो ये हाँ है, राइट, अब ये है भी ना? हो गया, तू तो ज्यादा वोक बन रहे। है ना? अभी एक बहुत दुखदाई घटनाक्रम हुआ जिसमें एक पति ने अपनी खुदकशी करी है, जान दी है, और उसने वो लिखा। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई महिला होने से ही कोई मासूम नहीं हो जाता, या ऐसा नहीं हो जाता कि वो अपराध नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। लेकिन जो सिस्टेमिक वायलेंस है, जो सिस्टेमिक ऑपरेशन है, उस पर बात करने को भी अब गलत बताया जा रहा है इस दौर में। हम या इस तरह के अपवादों से अपने सारे पूर्वाग्रहों को जस्टिफाई करने लगते हैं एक अपवाद से। वो देखिए, एक ट्रेजिक इंसिडेंट था। हाँ, लेकिन उस ट्रेजिक इंसिडेंट को इस्तेमाल किया गया और ज्यादा माइसोजिनी फैलाने के लिए, विच विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उसमें हमने एक वीडियो भी किया, उसमें भी हमने ये कहा कि वुमेन्स इश्यूज, मेंस इश्यूज अलग अलग नहीं है। वो प्रॉब्लम इसीलिए है, पेट्रियार्की क्या कहती है, औरत कमजोर है। अब औरत को अगर तुम कमजोर कहोगे तो फिर कोर्ट यही कहेगा ना कि यार एलिमनी दो। जिस दिन तुमने ये कह दिया कि भाई औरत कंट्रोल में नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, तो क्यों आदमी को एलिमनी देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है, लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं है। वो कुछ भी बस बात कहते ही एक बार एक माहौल बनता है कि किसी औरत के साथ कुछ होते, उस टाइम पे आप आदमी की कुछ बात नहीं कह सकते, फिर किसी आदमी के साथ हो गया, फिर आप आउटरीच दूसरी तरफ करोगे, एंड नथिंग इज चेंजिंग। कानूनों पर बात जो हो रही है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कानून जो है वो किसी एक केस के आधार पे ना बनना चाहिए, ना बिगाड़ना चाहिए। कानून अपना सही काम करे, सही नतीजे पर पहुंचे, उसके लिए जो उसका प्रोसेस होता है, जो फोरेंसिक का काम है, जो क्रिमिनोलॉजी का काम है, जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन का काम है, उसको मजबूत किए बगैर ये कानून गलत है, इसको हटा देना चाहिए। हम लोग इस पर आ जा रहे हैं एक समाज के तौर पे। ये बहुत दुखदाई है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो कानून बने हैं उनको हटा करके, क्यों? आप एक महिला के भाई भी हैं, एक महिला के पिता भी हैं, एक महिला के बेटे भी हैं। आप क्यों नहीं सोचते कि एक भाई पिता बेटे के तौर पे, सिर्फ पति के तौर पे क्यों सोच रहे हैं आप? क्योंकि आप देख रहे हैं इस समाज में अभी भी दहेज की समस्या अपनी जगह बनी हुई है, जातिवाद की समस्या अपनी जगह बनी हुई है, और भी बहुत सारी समस्याएं अपनी जगह बनी हुई हैं। तो कानूनों को पर दोष देने के बजाय पूरी व्यवस्था, जो कानून लागू करने की व्यवस्था है, उस पर जरूरी बात होनी चाहिए। मिसोजिनी का सवाल हमारे यहाँ महिलाओं को जिस तरह परेशान कर रहा है, उसी तरह वो पुरुषों को भी अपने जद में ले रहा है। हाँ मैम, उसमें हमने ये बात कही थी कि जो मेंटल हेल्थ है, पुरुष को तो बचपन से यही कहा जाता है, अरे तू लड़का है, तू कैसे रो रहा है, हाँ, तो किसी शेयर नहीं करता है। तो उसी की वजह से मेन की मेंटल हेल्थ से अलग एक इशू है। जेंडर रोल्स हमें इतने खराब दे दिए गए हैं कि पुरुष इंसान होना भूल गया, वो पुरुष में बंधा हुआ ये है। कमला बसीन जी ने भी ये कहा था कि देखो पेट्रियार्की ने क्या किया तुम्हारे साथ, तुम्हें ना खाना बनाना आता है, ना कुछ कढ़ाई सिलाई आती है, ना पेंटिंग आती है, ना गाना, ना डांस। तुम्हें पेट्रियार्की ने एक पैसा कमाने की मशीन बना दिया और तुम्हारा पूरा इमोशनल कास्ट्रेशन कर दिया। और उनकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। जबकि कमला बसीन वाज अ फेमिनिस्ट, जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने आदमियों के फेवर में भी जाने कितनी ऐसी बातें कही। और खुद आदमियों ने ये साबित किया है, जब वो कला में के जगत में जाते हैं तो इतने बड़े बड़े नाम बनते हैं। आप कला की जगत के जितने भी बड़े नाम हैं, पेंटिंग के, ड्राइंग्स के, वो सारे वैन गॉग से लेकर के एम एफ हुसैन तक, वो सारे पुरुष ही हैं। जब वो खाना बनाना शुरू करते हैं तो वो स्टार शेफ बनते हैं। जब वो डिजाइनिंग शुरू करते हैं कपड़ों की तो वो स्टार डिजाइनर
बनते हैं, मनीष मल्होत्रा से लेकर रोहित बल से लेकर के और जी वर्साचे से लेकर के सारे ये नाम आपके सामने। तो टैलेंट जो है, जो प्रकृति हमें देती है, वो तो अपनी तरफ से भरपूर देती है। हमें जेंडर रोल्स में या और किसी वजहों से अपने को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे अंदर का स्टार चमकता है, निकल के आता है। तो ये मिसोजिनी का सवाल बहुत ट्रिकी हो गया भारतीय समाज के अंदर, क्योंकि इसी तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से। मिसोजिनी के साथ साथ एक समाज के तौर पे हम लोग अपनी किन परंपराओं को रखें, किन परंपराओं को छोड़ें, हम इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सी परंपराएं जो महिलाओं को दोयम दर्जे का बनाती हैं, उस पर बात नहीं हो रही है। मार्केट उसमें घुस गया है और मार्केट ने उसको और ज्यादा महिमा मंडित कर दिया है। तो समाज सुधरेगा कैसे? कंफ्यूजन की बात तो तब आती है जब इंसान सोचते गए। अब एक फैशन आया कि यार गोल गोल स्टेज घूमेगा, लड़का लड़की उस पे खड़े होंगे। अभी देखा जाए कितना स्टूपिड बात है भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम गोल गोल घूम के तुम्हें क्यों माला पहनानी है? पर एक ट्रेंड चला तो सभी के ऊपर प्रेशर हो गया, अरे यार मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। कंफ्यूजन है ही नहीं, उसे ये फैशन है तो मुझे करना है। अब आज के टाइम में वो ट्रेंड बंद हो गया तो अब किसी को नहीं करना, तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं। आप ट्रेडिशन की बात कह रहे हो ना, तो ये गोल गोल स्टेज तो ट्रेडिशन नहीं है। रात में शादी हो रही है, ये क्या हमारी ट्रेडिशन थी? शादी तो पहले दिन में ही होती थी। अभी क्या है कि वो चकाचौंध दिखाने के लिए चकाचौंध दिखाएंगे, फिर शराब पिएंगे। शराब आप हर रोज पीते हो ना, उस पे भी आपको ऐसे धुत होना जरूरी है क्या? अभी ये 2 दिन पहले की ये खबर है, दूल्हा भी धुत है, उसके दोस्त भी धुत है। लड़की की माँ ने देखा और उसे कहा कि निकल जाओ। जब तो अपनी शादी के दिन पे इस तरीके से आया है, दारू पी के धुत होकर अपने दोस्तों के साथ, तो क्या मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? तो वो जो माँ है, आप सोचिए उसकी कितनी कमाल की, कितनी इंडिपेंडेंट थॉट होगी। एंड आई एम श्योर कि उसने भविष्य देख लिया अपनी बेटी अपब्रिंगिंग का। कुछ रही होगी, या उसने अपना कुछ ना कुछ एक्सपोजर लिया होगा जिसके वजह से उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि शादी का खर्चा हो गया, हो जाने तो कोई बात नहीं, दोबारा कर देंगे, लेकिन इस लड़के के साथ मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। तो ये कौन सी ट्रेडिशन है मैम कि रात को शादी होगी, मुहूर्त भी रात को ही निकलने लगे? कमाल की बात देखिए, हाँ, इतनी शराब पिएंगे, ये करेंगे। तो इस सब में तो कोई ट्रेडिशन है नहीं। ट्रेडिशन वाली जो चीज थी तो वो तो आप छोड़ भी रहे हो ना। जॉइंट फैमिली ट्रेडिशन थी, अब कितने क्या लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से, मार्केट, पॉलिटिशियंस, ये बाबा आपको जिस तरीके से चला रहे हैं, आप चलते हो अपने हिसाब से। आप चीजों की नेट पिकिंग कर लेते हो, ये मैं लूंगा, ये मैं छोड़ दूंगा। शादी पर एक छोटा सा बात करनी चाहिए, क्योंकि शादी सर्कस बन गई है। आपने कहा वो गोल गोल घूमेगा, जयमाल होगी। जेसीबी से दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से पैराट्रूप कर रहे हैं, कुछ बताइए। ये सब चल रहा है। शादी को लेकर के हमारे युवाओं में ये जो एक अजीब किस्म की फ्यूडल भावनाएं हैं कि शादी वाले दिन हम राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, अजीम शान शहंशाह। बादशाह क्या ना लगें। उसमें एक वो फेक तलवार भी होती है, वो घोड़ी पर भी बैठते हैं, और बहुत बहुत कुछ होता है उसमें। फायरिंग होती है, उसमें दूल्हा भी मर चुका है फायरिंग में, शादी में, सब कुछ। शादी को लेकर के हमारे समाज में इतना मानसिक असंतुलन क्यों है? क्या बात है? शादी में नहीं, हर चीज में है। जैसे कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, अ डोमिनेंट सोसाइटी इज द इपोश ऑफ आइडियोलॉजी, कि कोई भी जो सत्ता में जो वर्ग होते हैं उसी का ही विचार समाज का मुख्य विचार हो जाते हैं। ठीक है, समाज में जो वर्ग रूल कर रहे हैं, जो लोग रूल कर रहे हैं, उनके जो विचार है वही पूरे समाज में फैल जाएंगे। अभी क्या है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के दौर से गुजर रहे हैं। कैपिटलिज्म कैसे चलता है? कंज्यूमरिज्म से, कि जहां पे जितना ज्यादा सामान होगा आपको अच्छा माना जाएगा, और बड़ी कार, और बड़ा ये। तो इसकी वजह से क्या है, दिखावा होता है, शो ऑफ होता है। तो हम कहते तो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, सादा जीवन उच्च विचार, हमने कहीं पे वो भी पढ़ा है, वो भी हमें ठीक लगता है। लेकिन अब ये सोसाइटी हमें जिस तरीके से मूव कर रही है, ये पूरा का पूरा मीडिया कंटेंट हमें जैसे ड्राइव कर रहा है, तो हमारे अंदर एक शो ऑफ की भावना आ गई। कोई इंडिविजुअल लोग नहीं है शो ऑफ, सारी ही समाज ऐसा हो गया। शो ऑफ ना होना, उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है कि यार मुझे इस सब सर्कस में नहीं घुसना। अब मेरी शादी हुई थी, दिन में हुई थी, शाम तक विदाई हो गई थी। बहुत ही सिंपल, मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ था और जो है ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। मेरे वाइफ की ऐसे ही सिंपल वो थी।
बढ़िया जो है सभी लोगों ने बैठकर फेरे देखे। अभी क्या है, फेरे रात को 4 बजे हो रहे हैं, लोग इस तरीके से दूल्हा दुल्हन भी ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई वो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं, सुन तो लो, क्या क्या मतलब शादी है ये। सब लोग नींद में हैं। हमने क्या किया, अपना दिन में ही हो गई, सभी लोगों ने फेरे देखे, बढ़िया खाना खाया, देसी घी में बना हुआ, आइटम कम, खाने की क्वालिटी ज्यादा, सब अच्छा हुआ। तो मैम आज के टाइम में जो आजादी का है ना रेंज, वो इतने से इतना है। एक तरीके से तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की वैल्यूज उसमें है, उसको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं। और दूसरी तरफ टीवी, मीडिया, कंटेंट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू, और आप पूरी तरीके से मानसिक गुलाम हो। तो पूरी तरीके से आजाद भी आप हो सकते हो, पूरे तरीके से गुलाम भी हो सकते हैं। और जब समाज के सभी लोग इस आजादी को एक्सेप्ट करने लगेंगे, पहले अपनी पर्सनल लाइफ में कर लो, धीरे धीरे औरों का भी सोचोगे यार ये दलित है, मैं क्यों इसको मतलब इसकी आजादी छीन रहा हूं, ये औरत है, लेट हर बी फ्री। एक फ्री इंसान सभी की फ्रीडम चाहता है। तो मैं कहता हूं अपनी फ्रीडम ले आओ। जब सारे लोग फ्री हो जाएंगे तो हम मतलब नेता भी बदलेंगे, पॉलिटिक्स भी बदलेंगे। शादी में दिखावा इतना करते हैं, शादी को इतना बड़ा आयोजन बना देते हैं, उधार लेके भी शादी कर रहे हैं लोग। राइट। और ऐसे में शादी से जब इतना ज्यादा शादी के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है, फिर वो शादी जब नहीं चलती है तो इंसान बहुत बुरी तरह टूट जाता है, उसमें बहुत गलत फैसले वो करता है। रिश्ता बनाना, अपने लिए जीवन साथी चुनना, ये एक हक है और ये होना चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। और जब आप अगर वो रिश्ता ना चले तो उससे सिविलाइज तरीके से अलग हो जाना भी एक ऑप्शन है। आप दोबारा रिश्ता बना सकते हैं किसी और से, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं जिंदगी में। लेकिन शादी क्योंकि इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाओं को ढो रही है, इसलिए जब शादी बिगड़ती है तो इंसान अपने लिए अपनी जिंदगी का अंत मानता है, उसमें चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। किन्हीं मामलों में महिलाएं अतिरेक में जाती हैं और ऐसे कदम उठा लेती हैं जो उनको नहीं उठाने, किसी मामले में पुरुष करते हैं। तो शादी के बोझ को युवाओं को कम करना चाहिए और शादी को इस तरह से देखना चाहिए कि ठीक है, हमने एक जॉब भी तो की, उस वहाँ हमें ठीक नहीं लगा, हम जॉब भी बदलते हैं, हम अपना पूरा करियर भी बदल लेते हैं। आपकी मिसाल मैं देना चाहूँगी कि आपने शुरुआत की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर आपने सरकारी नौकरी की, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल है ना? और फिर उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग में आ गए, उसके बाद आपने फिल्म भी बनाई, है ना? तो ये जो ऑप्शंस को आपने बार बार बदला भी और बार बार चुना भी, ये इंसान अपनी ज़िंदगी के ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर भी अपने को थोड़ा नॉर्मल करे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप अपनी जर्नी बताइए विजेता, आपके मुंह से सुनना। मैम मैं तो देखिए बार बार इन टॉपिक्स की बात ही इसलिए करता हूँ। अभी एक मैंने बुक भी लिखी है, क्विट योर जॉब, हाउ टू क्विट योर जॉब। तो मुझे ये लगता है यार कि मैं जॉब तो मिल नहीं रही है, आप क्विट करना आ रहे हैं। मैं दोनों का ही समाधान हो जाएगा। जिनको जॉब मिल नहीं रही है, जिनको जॉब मिल नहीं रही है उनके लिए भी फायदेमंद होगी, और जो टॉक्सिक जॉब में फंसे हुए हैं उनके लिए भी फायदा होगा। अब टॉक्सिक जॉब में जो फंसे हुए हैं इसी से उसकी शादी भी इम्पेक्ट हो रही है। राइट। बॉस उसको डांट रहे हैं, गुस्सा घर पे निकल रहे हैं, वाइफ भी अपने ऑफिस में परेशान है, ये भी परेशान है। अब अपनी ईगो, बॉस ने तो उसकी ईगो मार दी ना पूरा। ईगो कहाँ निकालते हो? अपने पति पत्नी के आगे। तो बेसिकली दीज जॉब्स, मैं ये नहीं कह रहा सारी कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों से उनकी ह्यूमैनिटी छीन रही है। हालांकि मैं जिस जॉब में था, मैं रेनबेक्सी लैब्स में था, तो इट वाज अ प्रेटी गुड कंपनी। अभी मुझे नहीं पता कि कैसी है नहीं है, लेकिन वर्क कल्चर वहां पे अच्छा था। तो मेरा बस ये था कि यार मेरा इंटरेस्ट था फिल्मों में आना, कुछ आर्टिस्टिक करना। मैं जिस घर परिवार में था वो एक मिडिल क्लास परिवार था, वहां पे फिल्म का नाम भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लाइक माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव, मदर ने हमेशा सपोर्ट किया कि कुछ अलग करो, लेकिन पिताजी ऐसे थे कि कविता भी मैं लिखता था छुपा के लिखनी पड़ती थी। एक बार उन्होंने देख ली तो उन्होंने इतना हल्ला मचा दिया था, क्या मतलब है कविता ही लिख रहा है, इसलिए तुझे इतने ऐसे स्कूल में भेजते हैं, इसलिए तुझे पढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगा, क्या जस्ट कविता लिख रहा हूँ। अच्छे स्कूल में भेजेंगे तो कविता नहीं लिखना तो कविता नहीं लिख सकते। और ये मैं पर्सनल बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से भी मेरी ठीक बनती है। आई एम जस्ट टेलिंग दिस क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं, उनको मैं एक हिम्मत देना चाहता हूँ कि चीजें ऐसी होंगी,
जो आसपास के कोई भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको ठीक लग रहा। जैसे मैं सरकारी जॉब में जब था, बहुत से लोगों ने कहा, ज्यादातर सभी ने, कि यार छोड़ो मत, लीव विदाउट पे ले लो। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, फिल्म का करियर रिस्की है, होगा नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ और कर लूंगा। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें विजेता का एज अ पर्सन जिसके में कुछ हो। ये जो काम है इसके लिए मैं इंडिस्पेंसेबल नहीं, मतलब इसमें मेरा अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिसमें मेरा कुछ हो। तो फिल्म मेकर नहीं बन पाया तो मे बी राइटर बनूंगा, राइटर नहीं होगा तो कुछ डिजाइनर बनूंगा, लेकिन मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा। और मैंने जॉब छोड़ दी। पेरेंट्स तो नहीं मानता ऑब्वियसली, अगर मैं जॉब छोड़ने ही कहता। तो ये खैर मैंने अपनी इस किताब में पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे कैसे जॉब छोड़ी, क्या किया। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो भी एक खास तरह के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वालों में होती है। जी मैम, बहुत बिल्कुल। है ना, हम जानते हैं कि जिनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है वो कितने भी टॉक्सिक जॉब में होंगे लेकिन उनको करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें अपनी जिनके पास ऑप्शंस हैं वो बदलें। मैम ये लेकिन जब तक अगर हम इन चीजों को सोचते नहीं है ना, हाँ, तो तब तक हम जितने ऑप्शंस हैं हम उनको सोच भी नहीं पाते। हमें लगता है कि मैं मजबूर, हर किसी को लगता है मैं मजबूर। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, जरूर हैं, लेकिन आप ध्यान से नहीं सोचोगे तो मे बी यू विल ओवर एस्टिमेट दोज प्रॉब्लम्स। जैसा मैंने बताया, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ऐसा नहीं था कि भाई इतनी जागीर है और वो है और इसे कमाने की जरूरत नहीं है। देयर वर प्रेशर्स। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच आपको करना पड़ेगा, तो किसी भी चीज से निकलने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब इतनी सी उम्र में मैंने 2 फिल्में बना ली है, 2 शॉर्ट फिल्म बना ली है, एक गाना बना लिया है। कोरा पर मैं 274 आर्टिकल्स में लिख चुका हूँ। कितने सारे मैं यूट्यूब के वीडियोस लिख चुका हूँ जिनके करोड़ों में व्यूज हैं। अब लोग क्या है, फेमस कितना नहीं, अब ये भी वही हमारा एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला एक पूरा है ना समाज, उसके हिसाब से ये कि आपको जज किया जाएगा कितने आप पैसा है, कितने आप अमीर, मतलब पॉपुलर हो, या कितने आप पावरफुल हो। आप उसी का ही चक्कर काट रहे हो ना। उनका छोड़ दो उसको यार, खुद की खुशी खुशी पर ध्यान दो। खुद की खुशी होगी ना, आनंद होगा, तो बस सब आनंद ही आनंद। आप बहुत मशहूर यूट्यूबर्स के साथ काम कर रहे हैं और रिसर्च करते हैं। जी। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप ये कैसे तय करते हैं कि आपको रिसर्च में के अंदर भी बहुत टॉक्सिसिटी आ गई है? Right. क्योंकि कंटेंट हर जगह है, और जब डिजिटल मीडियम से जब आप रिसर्च करते हैं तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप ये कैसे तय करते हैं कि आपको वो कंटेंट लेना है जो प्रोग्रेसिव हो, वो कंटेंट नहीं लेना है जो रिग्रेसिव हो, या समुदाय विशेष की बात करता हो, या समुदाय विशेष से नफरत करना सिखाता हो? क्योंकि अगर अभी आप मान लीजिए, मैं गीता पे रिसर्च करना चाहूँ, मुझे हर तरह का कंटेंट, ठीक बात। कुरान पे करना चाहूँ, हर तरह का कंटेंट मुझे मिल जाएगा। ये सैनिटी, ये समझदारी बनाए रखना कैसे आप लोग एक टीम के तौर पे तय करते हैं? क्या होता है प्रोसेस? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि तय करते हैं। एक हमारे जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, तो हमें उनके साथ रहना है। वही हमारे रिलीजियस वैल्यूज हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। जो मैंने बात कहा, फ्रेटर्निटी क्या है, हिंदुइज्म में भी तो है ना, वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल। या हम इक्वलिटी की बात करते हैं, वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। हम सब उसी ब्रह्म का प्रतिरूप हैं, तो कोई किसी से नफरत क्यों करेगा? तो यही तो इक्वलिटी है। तो यही जो वैल्यूज है, ये हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी हैं, और हमें पता है कि हमें इससे नहीं हिलना है। जहाँ पे बात है कि किसी उसमें, तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो आपने कहा, तो क्राइटेरिया यही है हमारा कि यार हम गलत किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मे एवरीबॉडी बी हेल्दी एंड हैप्पी। सभी लोग खुश रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, यही हम चाहते हैं, उसी के लिए हम कोशिश करते हैं। अभी रैशनैलिटी हो, डेमोक्रेसी हो, तो दीज आर आवर पैरामीटर्स। अभी तक आपने कई फील्ड्स में हाथ आजमाए हैं। जी। आपकी कॉलिंग क्या है? आपको क्या लगता है कि कहाँ आप अल्टीमेटली जाएंगे, या जो सपना है आपका? अल्टीमेट देखिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी एक सफर है, एक सुहाना सफर, और वो सुहाना रहना चाहिए। सभी के लिए तो सुहाना नहीं है। बहुत से लोगों तो बड़ी प्रॉब्लम्स में जी रहे हैं, जिनसे भी बात करो हर कोई बेचारा अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी एक सुहाना सफर हो, जितना कुछ आप नया नया करो उतना मजा है।
लोग कहते हैं ना करियर बनाओ, मेरा जैसे ही करियर बनने लगता है मैं उसको छोड़ के दूसरी जगह निकल लेता हूँ। ये कर लिया, अब यार कुछ और मजा आने दो, और कुछ एडवेंचर आने दो, कुछ नया सीखने दो। एंड इट हैज बीन अमेजिंग। कोई भी नई चीज सीखना करना बहुत मजा आता है। तो जो ये ट्रांजिट करते जब हैं तो उस समय जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उसके लिए आप पहले से कुछ बचा करके रखते जी हैं? जी जी ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल। है या परिवार से हाँ, सपोर्ट? ये देखिए, नहीं नहीं, परिवार से मतलब मेरी वाइफ जो है वो बहुत सपोर्टिव है, मेरे भाई भाभी भी बहुत सपोर्टिव है। तो वो एक चीज जरूर है कि भाई उनका सपोर्ट है तो मैं जॉब छोड़ पाया। साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करता है। ठीक है, अब वाइफ ने सपोर्ट क्यों करा, आम उसमें तो ऐसा होता नहीं है ना। तो वहां पे भी वही बात आ जाती है कि जब आप प्रेम में होते हो, राइट, जब आप अपनी मर्जी से देखते हो कि यार इसके साथ मेरी जिंदगी सही कटेगी, आप कॉन्शियस होते हो। मैं कॉन्शियस था कि मैं इससे शादी कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और वो भी बहुत कॉन्शियस थे। उन्होंने तो चोरी छुपे मेरा टेस्ट ले लिया था फोन पे, बताया नहीं मुझे, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तुम जरा इसका आंसर दो, और बाद में मुझे बता रही है कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी, तुम पास हुए थे। तो इस तरीके से किया, तो हमारे बीच में प्यार है। तो एक बार जब वो टीचर थी, मैं जॉब में था, उन्होंने कहा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मैंने कहा करनी है तो ये जॉब छोड़ो, वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उस टाइम पे। मैंने कहा जॉब छोड़ो, अच्छे से करो, मैं कर ही रहा हूँ जॉब। तो उन्होंने किया, एक बार उनका हुआ प्रीलिम्स, फिर नहीं हुआ, उन्होंने कहा चलो अब मुझे वापस जॉब करनी है, उन्होंने जॉब ली। अब मुझे ये हुआ कि यार मुझे जॉब छोड़नी है। सेम मेरा मेरे भाई के साथ भी ऐसा रहा कि मेरे भाई ने भी कई जॉब छोड़ी है वो है। तो आपस में परिवार में प्यार हो तो तो प्रयोग करते डेफिनेटली रहते इससे हैं आप एक फैमिली के तौर पे, जी सभी जी लोग जी प्रयोग जी करते जी रहते बाकी हैं। ये है कि खुद की भी सेविंग्स मतलब रहती हैं। बीच बीच में मैं कुछ हासिल भी करता हूँ कि थोड़ा जैसे पहली जॉब के बाद मैंने थिएटर वर्कशॉप्स की, फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप्स की। ठीक है, और किसी स्कूल ने जैसे बुला लिया कि फेस्ट में हमारे कॉलेज को प्ले करना है, यहाँ पे कुछ करो, तो ऐसे कोई ब्रांडिंग का काम ले लिया। तो वही स्किल्स आपके पास होती है ना, तो आपके पास दायरा होते हैं। आप बस डिग्री लेकर बैठ जाओगे कॉलेज से, कुछ आपको आता तो नहीं है ना, आपको चलो सिखा तो दिया बीएससी में, बीए में, भाई उसका मैं क्या करूं, उससे मुझे जॉब क्या मिलेगी, काम क्या मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वो नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस आ गए हैं। देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, देयर आर यूट्यूब कोर्सेज, देयर आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज। सीखो, स्किल्स आप लोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ, इतना घबराने की जरूरत नहीं, आई कैन डू थिंग्स। देयर आर न्यू मार्केट्स देयर आर ओपनिंग न्यू अप। मार्केट्स। और कई लोग तो मून लाइटिंग करते हैं, और मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। कंपनीज आपका खून चूस रही हैं, अगर आप साथ साथ जो आपका पैशन है अगर आप वो करते हो अलग टाइम में, एंड देन मे बी स्लोली मेक इट योर करियर। तो ऐसी अगर अप्रोच आप थोड़ा खुला रखोगे ना तो होगा। आप ये अरे यार हो ही नहीं सकता, अरे यार तुझे पता नहीं है मेरा क्या, मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो ठीक है भाई, मैं तो फिर आपको कह नहीं रहा मत करो। पर्सनली मुझे भी लगता है कि ये जो नौकरी का मॉडल है इसने 100 साल में अपने आप को बता दिया है कि ये क्रिएटिविटी के विरुद्ध है। बिल्कुल ये जो पे चेक की जो एक सुविधा है या एक आश्वस्ति है जीवन में, वो आपको बहुत कुछ नया करने से रोक लेती है। और इसने लकीर के फकीर, मानसिक गुलाम, अथॉरिटी की इज्जत करने वाले इंडिविजुअल्स पैदा किए हैं जो अपनी जिंदगी में जब कुछ नहीं कर पाते तो किसी और को कुछ और करता देखते तो भी रोकने लगते हैं। रोते हैं। तो ये 100 साल में मुझे लगता है कि नौकरी का, खासकर कॉर्पोरेट नौकरी का, कि आपका सारा समय, आपकी सारी स्किल और टैलेंट किसी और को के बैंक को भरने के लिए इस्तेमाल हो और आपको वो जिंदा रखने भर का देता रहेगा, बस है ना? जिंदा भरने का हो या ज्यादा हो, तो भी मैं ये कहता हूँ अगर आप खुश नहीं हो तो पॉइंट क्या है। अभी क्या है, एक पिरामिड है। वो पिरामिड क्या है, हर किसी को लगता है कि यार मुझे वो मिल जाए, ऊपर वाला क्या, आईएम का 1 करोड़ का पैकेज। उस आईएम में जाने के लिए फिर इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, वो इसी चीज पे तो खेल रहे हैं कि भाई आईएम वाला कुछ लोगों को ही मिलेगा जहां से प्लेसमेंट मिलेगी। व्हाई इज नोबडी थिंकिंग कि यार हर एक इंस्टीट्यूट आईएम जैसा क्यों ना हो, हर एक इंस्टीट्यूट आईआईटी जैसा अच्छा क्यों ना हो। अब ये कहना कि यार तुम्हारी रैंक कम आई तो तुम घटिया कॉलेज में पढ़ लो, क्या इस चीज की कोई सेंस बनी? हाँ, घटिया कॉलेज क्यों है? अरे भाई घटिया कॉलेज ही क्यों है, हर एक कॉलेज को अच्छा क्यों नहीं बना देते? तो चक्कर क्या है, कोई इस पिरामिड को तोड़ने की कोशिश नहीं करता। हर कोई क्या चाहता है, बस मैं किसी तरीके से ऊपर चला जाऊं। लेकिन ट्रेजेडी पता है क्या है,
वो ऊपर जाके भी दुखी रहता है। और ये एक नहीं, कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। जो अर्न्स्ट एंड यंग में लड़की काम कर रही थी, पेचेक तो उसको ठीक मिल रहा था, लेकिन आप देखिए वो बेचारी कितनी टॉक्सिसिटी में मतलब जी रही थी। मैं तो न्यूज सुनी, मुझे 2-3 दिन तक वही मैं सोचता, वेरी डिस्टर्बिंग। वेरी डिस्टर्बिंग। अब ये थोड़ी ना यार, करियर करियर करके आप बिल्कुल मतलब खून चूस लो लोगों का। हाँ। तो क्या फायदा है ऐसे 1 करोड़ के या 2 करोड़ के पैकेज का? क्या सोना खाओगे क्या आप? एग्जैक्टली। और क्या अंबानी हो गया आपकी वो सोने की थाली में खाना खा रहे हैं? कोई सेंस नहीं है इन चीजों का मैम। विजेता, आपकी कई कविताएं भी हैं, तो ये वाली जो क्रिएटिविटी है ये प्रोफेशन से अलग है, आप इसको कैसे परस्यू करते हैं? मैम परस्यू तो कुछ नहीं, उसमें कविता तो क्या है, वो जहन में उतर आती है, वो फिर लिखना ही पड़ेगा, और उसका कोई टाइम नहीं है। जो कविता है वो बड़ी बदतमीज है, आप सो रहे होगे ना तब भी आ जाएगी, और आती रहेगी, आप सो नहीं पाओगे, उठ के लिखना पड़ेगा। नहा रहे हो तब आ जाएगी, कोई आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, फिल्म मेकिंग कर रहे हो, कभी भी आ जाएगी। तो कविता जो है वो मेरी सहेली है, मेरी दोस्त है। कोई भी कभी भी आप परेशान हो, आपने उसको अगर निकाल दिया तो आपका एक तरह का कैथारसिस हो जाता है। तो एक व्हाइट टाइगर करके बुक है, नॉवल है अरविंद अडिगा की, उसमें भी एक जगह दिया गया है कि जो बच्चा किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना, कविता पढ़ना सीख गया, वो कभी भी मानसिक गुलाम नहीं होगा। फॉर द सिंपल रीजन, कविता का मतलब है एक कैथारसिस, खंगालना, सोचना। तो सोचने जो लग गया एक बार, यार ये मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये ठीक है क्या? नहीं नहीं। तो जवाब से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है सवाल है, डाउट है। वो डाउट होना चाहिए। समाज क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस का बस एक कोट पहन लेते हैं ऊपर से, अंदर से है नहीं कॉन्फिडेंस। बताते हैं कि अच्छा भाई बॉडी लैंग्वेज ऐसे बैठना है, कंधे ऐसे रखने हैं, ये करना है, ये कुछ भी कर लो, अंदर तो है नहीं ना। अंदर वो तब आएगा जब आप डाउट करने का कॉन्फिडेंस होगा और खुद के विचार बनाने का कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप कुछ लिख पाओगे। और आई थिंक यही कविता है। ये बहुत अच्छा था। कविता बहुत बदतमीज होती है, वो कभी भी आ जाती है, तकल्लुफ नहीं करती है। तकल्लुफ नहीं करती है, और वो कई ऐसी बातें कह देती है जो आपके फरमे में, आपकी सोच में नहीं है, एक नई ही चीज ले आती है। और फिर होता है यार ये तो बात तो ये भी ठीक है यार, अब लिखना पड़ेगा, क्या करें। तो मैं कविताएं लिखता हूँ या कविताएं मुझे लिखती है, मुझे पता भी नहीं। आपने अपनी उम्र में, अभी जितनी भी छोटी सी उम्र है उसमें आपने जितने तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उससे जो आप एनरिचमेंट आपका हुआ है वो दिख रहा है। आप अच्छा काम करते रहिए जी। और हम लगातार आपको फॉलो करें। अपने दर्शकों को बता दूं कि आप एक कंटेंट राइटर के साथ साथ फिल्म मेकर भी हैं, सिखाते भी हैं, इस तरह से टीचर्स भी हैं और कई विधाएं सिखाते हैं, रिसर्चर भी हैं, और साथ ही साथ एक अपने खुद का जो काम इन्होंने शुरू किया है फिल्म मेकिंग का, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमिटेड है, सीरियस है। ही इज़ वन पर्सन टू वॉच आउट फॉर। और मैं ऑडियंस से ये कहूँगा कि शिबा मैम के साथ बात करके बहुत मज़ा आया, और इनके चैनल पे मैं और भी पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पे भी बताओ, कुछ गलत कहा गया हो वो भी बताओ, खुल के बोलो, ठीक है। और मेरी जो फिल्में हैं दरारे और ओपरी पराई, वो स्टेज ऐप पे है। ध्रुव वाले वीडियोस आप देखते ही रहते हो, आपका प्यार भी हम तक पहुंचता रहता है कमेंट्स में, उसके लिए भी धन्यवाद। और मैम बहुत ही मज़ा आया बात करके। ध्रुव राठी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। जो काम वो कर रहे हैं वो शानदार है, और आपकी टीम जो काम कर रही है उनके साथ मिलके आप लोग गजब का काम कर रहे हैं। ये मैं मुझे आदत नहीं लगी है, ये इस तरफ ध्यान नहीं गया कि अपने दर्शकों से कहूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। आपने ये बात कह दी। नहीं ठीक है ना मैं कह देता हूँ, एक ही बात हाँ, है। वो ठीक है। हाँ, जी। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर समझ अच्छे पैदा हो। विचार फैले। हाँ। जी। तो ठीक है, सब्सक्राइब भी करें और लोगों से शेयर करें, तो ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।